देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा देखो, लास्ट क्लास में हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ रहे थे। उस पे हम लोगों ने ये एक एरर वाला क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट किया था, जो कि 14.2.17 है इस पीडीएफ का। ठीक है, ये वाला तो ये हम लोग का पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। मैंने सिर्फ द रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज लेफ्ट आउट ये वाला करवाया था। ठीक है, अगर हम लोग रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस को लेफ्ट आउट कर देते हैं तो हम लोग का एसडी और मीन का आंसर ऐसा ही कुछ था, एसडी और आई थिंक हाँ करेक्ट मीन का आंसर क्या होगा। और अभी हम लोग जो है, अगर हम लोग रॉन्ग वाले को एलिमिनेट करके करेक्ट वाले को इंसर्ट करते हैं तो क्या होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। गुड मॉर्निंग श्रेया। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग साहिल। गुड मॉर्निंग मैम। देखो, ये जो पॉइंट पार्ट बी है इस क्वेश्चन का, द रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज रिप्लेस्ड बाय द करेक्ट वन, तो आंसर क्या होगा? द रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज रिप्लेस्ड बाय करेक्ट वन। ठीक है, अगर करेक्ट वाले से रॉन्ग ऑब्जर्वेशन रिप्लेस हो जाएगा तो फिर आंसर क्या होगा? तो यहां पर देखो, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन क्या था? रॉन्ग ऑब्जर्वेशन था हम लोग का 60। ऑब्जर्वेशन यानी जो वैल्यू है। ठीक है, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन हम लोग का 60 था, और जो राइट ऑब्जर्वेशन है वो है हम लोग का 50। ठीक है, और गलती से कैलकुलेट करने के बाद हम लोग का एक्स बार आया हुआ है 50। ठीक है, तो इसमें देखो समेशन एक्स को हम लोग करेक्ट करेंगे। हम लोग का रॉन्ग समेशन एक्स पहले ही कैलकुलेट हुआ है, हम लोग उसको करेक्ट कर लेते हैं। करेक्ट समेशन एक्स। ठीक है, तो ऐसे हम लोग का समेशन एक्स जो है वो आया है 5000। ठीक है, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि मैंने 5000 कैसे निकाला है, 50 जो आंसर आया था उसके बेसिस पे निकाला है, जो कि 50 गलत आया हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस जो है गलत पुट किया हुआ है। तो यहाँ पर 5000 माइनस इसमें से गलत ऑब्जर्वेशन हटा देंगे। गलत वाला कौन सा है? 60, और उसमें 50 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा? 10 माइनस होगा 5000 से, 10 माइनस होने से हो जाएगा 4990। ठीक है, तो करेक्ट एम हो जाएगा करेक्ट समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो करेक्ट समेशन एक्स 4990, और एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लास्ट क्लास में देखो हम लोगों ने जब किया था उसमें 99 लिया था। देखो यहाँ पर ये 99 इसीलिए लिया था क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोगों ने ये एजम्पशन के साथ क्वेश्चन को सॉल्व किया था, क्योंकि क्वेश्चन में बताया था कि रॉन्ग ऑब्जर्वेशन अगर एलिमिनेट कर दिया जाए तो फिर क्या सिचुएशन होगा। और यहाँ पर बोला है गलत हटा दो, सही वाला रखो, तो फिर वो 100 से ही डिवाइड होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा 49.90। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद करेक्ट समेशन एक्स का स्क्वायर भी निकालेंगे। तो हम लोग का रॉन्ग समेशन एक्स का स्क्वायर ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, 25,000 2,52,500 25,25,00। ठीक है, अब ये आया है गलत कैलकुलेशन करके। गलत कैलकुलेशन था क्या? सिर्फ इतना सा बात था कि हम लोगों ने इसमें 60 स्क्वायर को ऐड ऑन किया था, तो 60 स्क्वायर को हटा देंगे और 50 स्क्वायर को ऐड ऑन कर देंगे। 50 स्क्वायर हम लोग का करेक्ट था। अब देखते हैं इसमें हम लोग का फिर कितना आंसर आएगा। 60 का स्क्वायर हो जाता है 3600 प्लस 2500। अच्छा ये प्लस तो नहीं होगा, माइनस करना पड़ेगा। 3600 माइनस ले लिया मैंने 2500। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद 252500 माइनस 3600 प्लस
2500 ऐसा होना चाहिए। 2,51,400 2,51,400 ये करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो करेक्ट एसडी कैसे आएगा? करेक्ट एसडी आ जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। ये एसडी का फॉर्मूला लास्ट क्लास तो हम लोगों ने एसडी ही किया था। तो समेशन एक्स का स्क्वायर, करेक्ट एसडी चाहिए तो सारे डेटा मुझे करेक्ट चाहिए। तो करेक्ट समेशन एक्स का स्क्वायर 251,400। एन मेरा 100 ही रहेगा क्योंकि हम लोग ऑब्जर्वेशन जो है उसको एलिमिनेट करके सही वाला दे रहे हैं, ठीक है। अब समेशन एक्स बाय एन हम लोग का ऑलरेडी कैलकुलेट हो गया है 49.90 का स्क्वायर। अब देखते हैं कितना आ रहा है। ये तो हो गया 2514, 00 कैंसिल आउट, माइनस 49.90 का स्क्वायर 2490.01 माइनस हो जाएगा 2541। ये नेगेटिव दिखाएगा बिकॉज मैंने ये वाला वैल्यू बाद में लिखा है। ये प्लस माइनस यूज करके इसको पॉजिटिव करो, इस पे स्क्वायर लगाओ 7.14। अब एक बार मैच करते हैं कि आंसर मैच हुआ कि नहीं। मैच नहीं हुआ, ये 4.9 होना चाहिए। 251,4,400 डिवाइडेड बाई 100 और ये हो गया। अच्छा मेरा कैलकुलेशन कुछ गलत हुआ होगा। मीन तो सही आया है मेरा 49.90, यहाँ पर कुछ गलत हुआ है बस। अच्छा देखते हैं, शायद कैलकुलेटर पे मैंने कुछ गलत कैलकुलेशन कर लिया होगा। 2514 ये तो सही है। 2514 डिवाइडेड बाई 100 है, ये कैंसिल आउट हो गया 2514, यही कुछ गड़बड़ हो गया होगा। 23.99 হবে এটা ভুল হয়েছে। না 2514 মাইনাস 2490 ওটা করলে 23.99 রুট আসবে। 23.99 अच्छा এই মাইনাসটা হ্যাঁ হ্যাঁ 2514 मैंने शायद 41 लिखा होगा। हाँ 23 पर मैंने 41 लिखा होगा, ये देख लेते। देखो मुझे जितना लग रहा है, ये देखो 2541 लिख दिया था, इस वजह से 50 आ गया था, है ना। इस वजह से 50 आ गया था, सही ये होगा 23.99। ठीक है, मैंने 14 है ना उसको 41 लिख दिया था गलती से। देखो ये 14 था जब लिखा मैंने, तो इसे 41 लिख दिया, इसलिए वैल्यू इतना कम दिख रहा था। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा 23.99। 23.99 अब उसका रूट करना पड़ेगा। 23.99 23.99 इसका रूट कर लेते 4.89। 4.89 ये इन्होंने 90 कर दिया है, ठीक है। एक ही बात है, वो अप्रोक्सीमेशन 4.89 ये हम लोग का आंसर। ये लास्ट दिन वाला बचा हुआ क्वेश्चन था, वो हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट आता है क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन जो है पहले इसको देख लेते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन या फिर एक काम करते हैं, सेट बी से जो एसटी का क्वेश्चन है पहले वो कर लेते, फिर क्वार्टाइल डेविएशन को स्टार्ट करते हैं। सेट ए ये वाला भी करना है हम लोग को, थियोरिटिकल जो एमसीक्यू वाला है सेट ए ये भी करेंगे। सेट बी में देखो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था बिकॉज रेंज का था, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया था, 3 भी हो गया था, 4 भी हो गया था। रेंज का सारा क्वेश्चन, मीन डेविएशन भी किया था मैंने, ये देखो 6 ये भी करवाया था, 7 कोफिशिएंट ये भी, 9 नेचुरल नंबर, इफ रिलेशन बिटवीन, हाँ ये भी हो गया था। 9th नंबर वाला ये भी हम लोग का हो गया था, 10 तक हो गया था। 11 से एसडी का क्वेश्चन था, ये हम लोग करेंगे, ठीक है। तो देखो एसडी कंप्लीट हो गया, तो अब हम लोग एसडी पे क्वेश्चन करते हैं, फिर क्वार्टाइल डेविएशन करके क्वार्टाइल डेविएशन का भी क्वेश्चन करेंगे। सेट बी का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 11 वाला, ठीक है। हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने बोला है, ठीक है। डेटा दिया हुआ है देखो 5 5 9 9 9 10 5 10 10, ठीक है। तो तुम लोग कैलकुलेट करके बताओ कि आंसर कितना होगा, ठीक है। तुम लोग कैलकुलेट करके बताओ कि आंसर कितना होगा। हम थोड़ा सा टाइम देते हैं, उसके बाद जो हम बताएंगे कैसे करके कैलकुलेट करना है, या फिर तुम लोगों ने कैसे किया उसके साथ मैचअप करो। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए,
अगर तुम लोग थोड़ा सा जो है पूरा नॉलेज को यूज करोगे, एक एक डेटा लिख के नहीं करना है, हम इतना हिंट्स दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि काफी ज्यादा टाइम लगेगा। 2 मिनट लगेगा ज्यादा से ज्यादा। बोलो, अभी तक आंसर नहीं आया। क्या कोई ट्राई कर रहे हो या कुछ भी नहीं कर रहे हो कोई भी? इतना टाइम लगेगा? कोई भी ट्राई कर रहा है क्या, या फिर नहीं कर हाँ रहे हाँ हो? हाँ अच्छा। हाँ एक्सेप्ट। हाँ कौन? मैम मेरा 2.16 आया। 2.16 तो कौन से ऑप्शन से जा रहे थे? 2.16 कौन से ऑप्शन से जा रहा है? वही होगा, इसमें से कोई एक ऑप्शन होगा जो 2.16 होगा, तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है, ये दोनों तो होगा नहीं, ये दोनों को कैलकुलेट करके देखना है जिसमें रूट 2.16। 42/3। हाँ, √42/3 सही बात है, ऑप्शन बी हम लोग का आंसर होगा। अच्छा, अब देखो तुम लोगों ने कैसा किया है वो तो मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन देखो हम लोग ऐसा करेंगे तो जल्दी होगा, हो सकता है ऐसा भी किया हो, लेकिन थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। देखो 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हमें थोड़ा हाथ जल्दी चलाना पड़ेगा। नहीं देखो हम मैम, लोग हम एक्चुअली कर नहीं रहे थे, हमको लगा कोई और आंसर मिलेगा मतलब। क्यों नहीं कर रहे हो? सबको ही करो, मैंने तो सभी को करने बोला है। देखो यहाँ पर
2 5 है, 3 9 है, ठीक है, 2 नहीं 3 5 है, ठीक है, 5 9 10 बेसिकली ये है। अच्छा 5 जो है ये हम लोग का 3 टाइम्स है, तो हम इसे फ्रीक्वेंसी में 3 लिख देंगे। 9 भी हम लोग का 3 टाइम्स है, और जो 10 है वो भी हम लोग का 3 टाइम्स है, ठीक है। अच्छा, मैंने तुम लोग को लास्ट क्लास में एक चीज सिखाया था, अगर तुम लोग याद है तो देख सकते हो कैसे शॉर्टकट हो सकता है, क्योंकि एमसीक्यू में टाइम तो बचाना पड़ता है ना। अब इसमें तो नहीं, मेरे इस पीडीएफ में तो नहीं दिख रहा है, ये जो है नया स्टार्ट हो गया था, उस दिन मैंने लिखवाया था कि अगर मेरा फ्रीक्वेंसी इक्वल होता है, तुम लोग अपने कॉपी में चेक करके देखना, अगर फ्रीक्वेंसी इक्वल होता है तो हम लोग फ्रीक्वेंसी को इग्नोर करके भी अगर क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सेम आंसर आता है। ये सब ट्रिक याद रखना पड़ता है, क्योंकि एमसीक्यू में टाइम बचाना जरूरी होता है, ठीक है। तो एसडी का फॉर्मूला हम फ्रीक्वेंसी को इग्नोर करके ही चलेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सभी का बराबर है, तो बिना फ्रीक्वेंसी को कंसीडर किए भी हम लोग सेम आंसर ला सकते हैं। ये चीज मैंने तुम लोग को लिखवा दिया था। अब अगर कोई कॉपी में नहीं लिखते हो तो फंसोगे, इतना हम बोल सकते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम मुझे चाहिए x का स्क्वायर, तो हम फ्रीक्वेंसी को पूरा पूरी इग्नोर कर रहे हैं। 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100 होता है, मुझे समेशन x का स्क्वायर चाहिए। तो ये हो गया 5 + 1 6, 8 + 2 0, 206, 206 डिवाइडेड बाई n 3 है, ठीक है, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी को पूरा पूरी इग्नोर कर रहे हैं, तो मुझे सिर्फ x के बेसिस पे कैलकुलेशन करना है। समेशन x हो जाएगा 9 + 5 14, 14 और 10 हो गया 24, ठीक है, 24 डिवाइडेड बाई 3 इसका होल स्क्वायर। अब एसडी हो जाएगा हम लोग का, इसको कैलकुलेशन करना है कैलकुलेटर पे। तो देखो तुम लोग का जितना भी टाइम लगा, ठीक है, जो भी कैलकुलेट कर रहे थे, तो देखो जिस तरीके से भी किया हो, मुझे लगता है ये सबसे आसान, ये करना भी चाहिए, क्योंकि देखो एमसीक्यू का जो प्रोसेस है वो तो हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर इसको स्प्रेड कर लेते हैं। हाँ 68.66 इतना आया है, ठीक है, और ये हो गया 3, यहाँ कैंसिल आउट करने से 8 हो जाएगा। -64। हाँ -64 डायरेक्टली हो गया 4.666। अब इसका रूट कर लो, ठीक है, डायरेक्टली इसका रूट कर दो, ये देखो 2.16। तो इतना सब कैलकुलेटर पे लिखने का भी मतलब यहाँ लिखने का जरूरत नहीं, डायरेक्टली कैलकुलेटर पे लिख के हो जाएगा 2.1602 समथिंग। अब यहाँ पर चेक करना है कौन सा आंसर मैच हो रहा है। तो एक बात तो क्लियर है कि ये दोनों तो होगा नहीं, क्योंकि 2.16 आया। एक बार √14 करके देखोगे, जिसमें आंसर हमारा मैच नहीं होगा, ठीक है, और 42 का रूट डिवाइडेड बाई 3 करके देखना है, तो फिर आंसर पता चलेगा, ठीक है, 2.16, ठीक है। तो देखो जितना भी किसी को आए, किसी का जितना भी ग्रिप क्यों ना हो कोई भी सब्जेक्ट में, खुद से नहीं लिखने से, खुद से प्रैक्टिस नहीं करने से एग्जाम में जाके हर एक चीज नोन लगेगा, लेकिन पेन नहीं चलेगा, इतना हम बोल सकते हैं। तो इसीलिए हर एक चीज करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखो जो भी हम लिखवाते हैं लिखना है, जो भी करने बोलते हैं वो भी करना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ऑप्शन बी। और जो लोग बिल्कुल मुझे कोई आंसर नहीं दे रहे हो, इससे मुझे इतना तो कंफर्म होता है कि तुम लोग बिल्कुल भी नहीं देखते हो जो भी करवा रहे हैं। देखो 12th नंबर का, इफ द मीन एंड एसडी ऑफ एक्स आर ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, देन एसडी ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई बी, ये फाइंड आउट करना है। बोला है मीन और एसडी एक्स का, एक्स सीरीज का मीन जो है वो ए है और एसडी जो है वो बी है। तो एसडी ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई बी क्या होगा, समझाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, मीन ऑफ एक्स, जिसको हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं, मीन ऑफ एक्स, ये मुझे बोला है ए, और एस डी ऑफ एक्स ये मुझे बोला गया है बी, ठीक है। अब मुझे पूछा गया है एस डी ऑफ एक्स माइनस ए बाई बी, ये मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। अब इसको कैसे फाइंड आउट करना चाहिए, तो देखो ये प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है। अगर मुझे एस डी ऑफ, ये देखो ये जो एस डी ऑफ एक्स दिया है, तो ये जो वैल्यू है एक्स माइनस ए बाई बी, हम इसे एज्यूम करते हैं लेट y इक्वल एक्स माइनस ए बाई बी। देन हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि मुझे एस डी ऑफ y पूछा है, जिसको मैं ऐसे लिख सकते हैं एस डी ऑफ y, इसको मैं ऐसे रीड कर सकते, ये पूछा है। अब हमें प्रॉपर्टी से ये पता चलता है, देखो चाहे रेंज का प्रॉपर्टी हो, चाहे मीन डेविएशन, चाहे एस डी, सब में ऐसे होता है एस डी ऑफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ बी इंटू एस डी ऑफ एक्स। सेम चीज रेंज में होता है, इसके जगह रेंज लग जाता है, इसके जगह मीन डेविएशन लग जाता है, सेम कंसेप्ट में होता है।
मॉड ऑफ बी इंटू एस डी ऑफ एक्स, ठीक है। एस डी ऑफ एक्स तो पता है, एस डी ऑफ एक्स है बी, मॉड ऑफ बी मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो कैसे पता चलता है? वो इक्वेशन से पता चलता है। तो मेरे पास तो एक इक्वेशन है y इक्वल एक्स माइनस ए बाई बी। अब मुझे इस इक्वेशन को हमेशा कैसे दिखाना होता है? a प्लस बी एक्स फॉर्मेट में, ठीक है। अब इसको a प्लस बी एक्स फॉर्मेट में कैसे अरेंज करेंगे? तो ऐसे x बाई बी माइनस ए बाई बी, पहले ऐसे किया। अब मुझे b के साथ x रखना है, तो b के साथ x मुझे दिख रहा है, ठीक है। और आगे है a का मतलब हम फिर ऐसे लिख सकते हैं, ये मेरा पूरा a हो गया, प्लस मुझे bx करना है, तो b के जगह है मेरे पास 1/b इंटू एक्स, ठीक है। इसको चाहो तो b इनवर्स भी लिख सकते हो, तो ये bx हो गया। तो यहां से ये जो डेटा है, इधर का जो डेटा है, ये पूरा पूरा a प्लस, और ये जो हो गया ये b है, ठीक है। तो मॉड ऑफ b का मतलब 1/b प्लस 1/b, तो प्लस 1/b का मतलब यहाँ पर मॉड से बाहर आएगा तो प्लस ही रहेगा, 1/b इंटू b, यानी कि हम लोग का हो जाएगा 1, ठीक है। तो ऑप्शन बी, ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऐसे करके होगा ये हम लोग का फॉर जो क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था। तो प्रॉपर्टी का जो रूल्स था वो हम लोगों ने लिया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें कुछ ना कुछ इक्वेशन जरूर क्वेश्चन में गिवन होता है, जैसे यहाँ पर था। बस इस इक्वेशन को जो है अरेंज करने आना चाहिए। तो ये देखो x माइनस ए बाई बी अगर है तो हमें पता है ये x बाई बी और a बाई बी हम लोग आराम से लिख सकते हैं। अब मुझे फॉर्मेट को a प्लस बी एक्स में लेना है। मेरे पास a इंडिविजुअली नहीं है, मेरे पास a इस तरीके से है, ठीक है। तो फिर मैंने इस तरीके से लिया, ये bx हो गया। मुझे तो सिर्फ b चाहिए, तो b का वैल्यू है 1/b। ये यूज करके मेरा आंसर एस डी का आ गया है, एस डी ऑफ y का 1 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं 13। 13 नंबर में बोला है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें सीवी निकालने के लिए बोला है, ठीक है। सीवी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है एस डी बाई मीन इंटू 100। मतलब इस सीरीज से मुझे एस डी भी निकालना है, मीन भी निकालना है, तब जाके आंसर आएगा। अच्छा, एक्स, और यहाँ पर एक्स का वैल्यू लिख लेते हैं 53, 52, 61। 60 और 64, ठीक है। अच्छा, मुझे मुझे चाहिए सीवी, ठीक है। सीवी का फॉर्मूला क्या होता है? सीवी का मतलब होता है एस डी बाई मीन इंटू 100, ठीक है। अच्छा, एस डी कैसे निकालेंगे? अगर एक्स सीरीज दिया हुआ है तो एस डी ऐसे निकालना है, समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, ठीक है। और मीन कैसे निकलेगा? मीन तो ये निकलेगा, तो मीन भी निकल जाएगा, इधर मीन लिख लेते हैं। मीन हो जाएगा समेशन एक्स बाई एन, ठीक है। तो समेशन एक्स कितना होता है यहाँ पर चेक करने से ही पता चलेगा। टोटल करो, 53 प्लस 52 प्लस 61 प्लस 60 प्लस 64, 290। 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 5, 58। ये आंसर आ गया हम लोग का 58, ठीक है। तो मीन का आंसर आ गया 58, मतलब यहाँ पर माइनस कितना जाएगा? 58 का स्क्वायर, ये तो पता चल गया, ठीक है। अच्छा, अब इधर x का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। n तो हमें पता है, n है हम लोग का, अभी अभी कैलकुलेट किया, 5 नंबर है, 5, ठीक है। x का स्क्वायर निकालेंगे। अब x का स्क्वायर कैसे निकालोगे? कैलकुलेटर में पूरा पूरा कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेमोरी को हटा देते हैं, यहाँ से मेमोरी हटा दिए। 53 का स्क्वायर, ठीक है। 53 का स्क्वायर लिखना जरूरी नहीं होगा एग्जाम टाइम पे, अभी हम लिख देते हैं ताकि जब भी तुम लोग इस क्वेश्चन को देखोगे तो अपना कैलकुलेट करने से समझ जाओगे कि यहाँ पर कितना कितना आया, या फिर कोई भी मिस्टेक हो रहा है तो आइडेंटिफाई कर पाओगे। अदरवाइज डायरेक्टली मेमोरी प्लस करते हुए ये डेटा मुझे लिख लेना है, ठीक है। अब ये हो गया मेमोरी प्लस, नेक्स्ट हो जाएगा 52 का स्क्वायर, ठीक है, 2704। फिर ये कर लेंगे मेमोरी प्लस, फिर हो जाएगा 61 का स्क्वायर 3721। फिर कर लेंगे मेमोरी प्लस, फिर 60 का स्क्वायर 3600। फिर हो जाएगा मेमोरी प्लस 64 का स्क्वायर
96, फिर कर लेंगे मेमोरी प्लस और मेमोरी रिकॉल 16,930, ठीक है। अब क्योंकि हम लिख रहे हैं ना तो फिर उसमें भी एक टाइम जा रहा है। अगर इस चीज को नहीं लिख के फटाफट फटाफट कैलकुलेटर पे करेंगे तो और मेमोरी रिकॉल करेंगे तो ये वैल्यू मुझे जल्दी मिलेगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 5, ये हो गया 3386, ठीक है। 3386 माइनस 58 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3386 माइनस 58 का स्क्वायर हम लोग ऐसे कर सकते हैं। यहां से ये मेमोरी को क्लियर कर दिया, इसको मेमोरी में दे देते हैं। अब देखो यहाँ पर बोला है 58 का स्क्वायर, 58 का स्क्वायर कर लिया 3364, और इधर कितना था 3386 माइनस मेमोरी रिकॉल -22, वो आगे पीछे आया बोल के, ठीक है। ये प्लस नहीं आएगा, इसका रूट देखो पूरा कैलकुलेटर में हो जाएगा। रूट लगाएंगे 4.69, ठीक है। 4.69 ये पूरा कैलकुलेशन ही कैलकुलेटर में हो जाता है, लेकिन तुम लोग को अपने अपने कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले ही बोला है, सारा कैलकुलेटर ना अलग फंक्शन करता है। अब किसी के पास कौन से कंपनी का है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, तो वो अगर मेरे से एक बार चेक करवा लोगे तो हम बता देंगे कैसे होता है। इंटू 100, तो ये 4.69 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 58, 8.08, ठीक है। मैंने इतना लिखा है, अब देखते हैं आंसर। 8.09 है 86, और ये है 18.08, 20.23, 20.45, तो 8.09 ऑप्शन ए ही होगा। अब अगर सोच रहे हो कि मेरा 8 आया है इनका 9 आया, तो ये देखो 8.086 है, तो हम लोग इसे अप्रोक्सीमेटली 8.09 लिख सकते हैं। उस हिसाब से इन्होंने भी लिखा होगा। तो जो भी हो, दिख तो रहा है कि ऑप्शन ए ही होगा। मेन बात है कि कितना कैलकुलेशन एक्यूरेट कर सकते हैं और कितने कम समय पे कर सकते हैं, वही एमसीक्यू में जो है हमें नंबर दिला सकता है, ठीक है। एक्यूरेट भी करना है और कम टाइम के अंदर भी करके दिखाना है। तो ये कैसे किया हम एक बार फिर से बता देते हैं। सबसे पहले तो ये मेमोरी रिकॉल तो मैंने सिखाया ही है। जैसे भी तुम लोग कोई नंबर का स्क्वायर कर रहे हो मेमोरी प्लस, फिर कोई नंबर का स्क्वायर करे मेमोरी प्लस, ऐसे करके एकदम लास्ट में एमआरसी मेमोरी रिकॉल करने से ये पता। अब इसका कैसे किया, इसके साथ इसको डिवाइड किया, जितना भी आंसर आया उसको फिर से मेमोरी प्लस किया, लेकिन ये मेमोरी को पहले क्लियर आउट करना। क्लियर करोगे तभी जाके ये मेमोरी का कैलकुलेशन सही होगा। फिर 58 का स्क्वायर कर लिया, फिर माइनस मेमोरी रिकॉल कर लिया, तो ये दोनों डेटा आपस में माइनस हो जाएंगे। अब क्योंकि ये वैल्यू कम है, मतलब ये वैल्यू पहले लिखा हुआ है जो कि कम वैल्यू है, ये ज्यादा है, तो हम लोग का आंसर नेगेटिव में आएगा। फिर प्लस माइनस का जो मतलब बटन रहता है कैलकुलेटर में, उसको यूज करोगे तो आंसर पॉजिटिव दिखेगा, फिर उसका रूट लगा दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 4.69 आ गया। 14th नंबर देखते हैं। If the SD of x is 3, what is होगा वो अस हो गया है। The variance of 5 minus 2x, ठीक है। SD of 3 बोला है, SD of x 3, वेरियंस पूछा है, वेरियंस ऑफ 5 minus 2x, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगेन देखो एक इक्वेशन जैसा है, तो हम लोग इसको y मान सकते हैं। लेट y इक्वल 5 minus 2x, ठीक है। तो मुझे वेरियंस निकालना है किसका, इसका मतलब हम बोल सकते हैं मुझे वेरियंस निकालना है y का, ठीक है। अच्छा, वेरियंस कैसे निकालते हैं, तो हम लोग को पता है कि वेरियंस ऑफ y इक्वल टू एस डी ऑफ वाई का स्क्वायर। एस डी ऑफ वाई का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये हम लोगों ने पहले दिन ही पढ़ा था जब हम लोग एस डी स्टार्ट किए थे, कि एस डी का स्क्वायर मतलब वेरियंस होता है। जब हम एस डी का रूल्स बता रहे थे कि स्क्वायर करने के बाद उस पर रूट क्यों किया जाता है, क्योंकि वैल्यू काफी बड़ा हो जाता है। तो जब स्क्वायर करके आंसर आता है उसे एस डी की जगह वेरियंस बोला जाता है, और उसके बाद जब उस आंसर को हम लोग रूट करके निकाल लेते हैं आंसर, तो हम लोग का वो एस डी हो जाता है। तो बेसिकली अगर मुझे वेरियंस ऑफ वाई चाहिए, मुझे एस डी वाई स्क्वायर चाहिए। अब एस डी ऑफ एक्स है तो एस डी ऑफ वाई कैसे निकालेंगे, तो देखो सेम वही प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चन है। एस डी ऑफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ बी इंटू एस डी ऑफ एक्स होता है, ठीक है। तो एस डी ऑफ वाई निकाल लेंगे तो वेरियंस निकल जाएगा। एस डी ऑफ एक्स मेरा 3 है, मॉड ऑफ बी कितना होगा, तो मॉड ऑफ बी इक्वेशन से निकलता है, इक्वेशन है
y इक्वल टू 5 माइनस 2x, और मुझे इसको कंपेयर हमेशा करना चाहिए y इक्वल टू a प्लस bx से। तो इसमें देखो ये हो गया a, ये a हो गया प्लस bx, तो मैंने इधर प्लस लिखा और -2 को ब्रैकेट में रखा, तो पूरा फॉर्मेट बन गया a प्लस bx। तो b मेरा कितना हो गया -2, लेकिन मॉड में रहने वाला 36 आंसर 36। हाँ आंसर 36 सही। ये देखो यहाँ पर हम लोग का 6 आ गया एस डी ऑफ वाई। अब ये आंसर नहीं होगा क्योंकि मुझे तो वेरिएंस पूछा है, तो वेरिएंस ऑफ वाई क्या होगा, एस डी का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर यानी 36, आंसर 36 होगा। तो यहाँ पर कहाँ चला गया, ये रहा ऑप्शन ए। ठीक है, तो देखो सभी अलग अलग टाइप का क्वेश्चन मिल रहा है हमें, लेकिन ठीक है जो भी हम लोगों ने सीखा है सारी चीजों का एप्लीकेशन करने का फुल स्कोप है। 15th number. If x and y are related by 2x plus 3y plus 4 equals 0 and SD of x is 6, then SD of y। ठीक है, तो जैसे ही मुझे SD of x बताए SD of y, यानी वही प्रॉपर्टी का जो क्वेश्चन है वही वाला, मतलब वही रिलेशन हमें दिखाना है। SD of x गिवन है क्वेश्चन में, SD of x गिवन है 6, SD of y कितना है ये पूछ रहा है, और एक इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल 0। तो हम लोग को पता है कि एस डी ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ b इंटू एस डी ऑफ x होता है, लेकिन ये तभी होता है जब x और y कैसे रिलेटेड होता है, जब x और y ऐसे रिलेटेड होता है, y इक्वल टू a प्लस bx ऐसे रिलेटेड होता है, तो ये चीज सेटिस्फाई होता है। अच्छा, अब मॉड ऑफ बी निकालना पड़ेगा, कैसे निकालोगे, सेम इस इक्वेशन को y इक्वल टू बाकी सारे डेटा इधर चले जाने चाहिए, तो इसको अरेंज करेंगे तो पता चल जाएगा। मैंने एक बार फिर से रीराइट कर लिया, -4 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब इसको सेपरेट करेंगे तो -4/3 माइनस ऑफ 2/3 इंटू एक्स, लेकिन मुझे क्या चाहिए a प्लस बी एक्स। ठीक है, तो a मेरा कितना है -4/3, b a प्लस बी एक्स प्लस कर दिया -2/3 इंटू एक्स, तो मेरा ये हो गया a प्लस ये हो गया मेरा b कोफिशिएंट जो है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा -2/3, यहाँ पर लिखते हैं -2/3, हम ये वाला ना माइनस है, -2/3। अच्छा, -2/3 जो है ये ऐसे हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्योंकि मॉड के बाहर आने से ये प्लस हो जाएगा, फिर ये हो गया आंसर मेरा 4। ठीक है, एस डी ऑफ वाई 4 हो गया, मतलब ऑप्शन बी। ये भी, ये 15 वाला क्वेश्चन देख लो या 14 वाला क्वेश्चन देख लो या फिर यहाँ पर 12 वाला देख लो, लगभग एक ही जैसा। ऐसा क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है, प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन, डायरेक्ट कैलकुलेशन का क्वेश्चन कम ही आता है। अच्छा, 16 में हमें क्वार्टाइल डेविएशन बोल दिया है। ठीक है, हाँ ये वाला कर सकते हैं, 19 वाला। अच्छा, 18 वाला भी कर सकते हैं, देखो 16 वाला क्वार्टाइल डेविएशन है, 17 वाला भी क्वार्टाइल डेविएशन है, तो क्वार्टाइल डेविएशन करने के बाद ही हम लोग ये वाला कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, देखो 18 वाला ये कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 18 इस पे चेक करते हैं। देखो इसमें बोला है कि if the SD of first n natural number is 2, then the value of n must be, n का वैल्यू क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देख इसका मैंने एक स्पेशल जो है 2 फॉर्मूला लिखवाया था इस पे। ठीक है, एस डी ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो फॉर्मूला है वो ऐसा था, मैंने अलग से लिखवाया था एस डी पे, n स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 12, तुम लोग चेक करोगे तो तुम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, अब बोला है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का एस डी है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज 2, एस डी ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 2, मतलब पहला n नेचुरल नंबर्स का एस डी इन्होंने 2 निकाला है, और कोई भी n नेचुरल नंबर्स का एस डी का फॉर्मूला ये होता है, तो मुझे पता है इसका आंसर 2 है, हम लोग को n निकालना है, तो n स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 12 मैंने इधर लिख दिया।
अब इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, दोनों साइड स्क्वायर करके कैलकुलेट करके आराम से कैलकुलेशंस किया जा सकता है। अदरवाइज यहाँ से ऑप्शन देख के पुट करो कि 2 पुट करने से क्या आ रहा है 7, 6 या 5, या फिर सॉल्व भी किया जा सकता है। हम दोनों तरीके से दिखा देते हैं। बोथ साइड अगर हम लोग स्क्वायर कर लेंगे तो आंसर 7 कितना होगा है? आंसर। 7। 7 आंसर, ए मेरा आंसर 7 अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, एन का आंसर 7 होगा, सही है। एन का आंसर 7। ये देखो 4 एन स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 12, तो ये एन स्क्वायर -1 48, ये मल्टीप्लाई करके एन इक्वल टू √49, एन इक्वल ±7। लेकिन हम लोगों का एन क्योंकि क्या है, नंबर है, हाउ मेनी नंबर्स, तो एन का आंसर मेरा फिर +7 ही होना चाहिए, -7 नहीं होगा। यानी आंसर हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कोई अगर ऐसा सॉल्व करना चाहो कर सकते हो। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन क्या है, यहाँ पर इसमें पुट करके देखो कि कौन से वैल्यू पुट करने से 2 आता है। जैसे कि पहला ऑप्शन था हम लोग का 2, तो अगर ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग अगर हम लोग 2 पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा √3/12। ये तो जो है 2 आने से रहा, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन बी में दिया है 14, सॉरी ऑप्शन बी में दिया है 7, इसमें आ जाएगा क्योंकि हम लोग का आंसर 7 आया ना। तो 7 का स्क्वायर -1/12, 49 -1 यानी 48/12, तो ये हो गया √4 यानी कि 2। देखो ये हो गया। तो अगर कोई सॉल्व करना चाहता है, सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट तुम लोग को 7 मिल जाएगा इनका वैल्यू। अगर सॉल्व नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर एन का एक एक ऑप्शन पुट करोगे तो पता चल जाएगा कौन से ऑप्शन से हम लोग का 2 आता है। ठीक है, तो आंसर हम लोग का 7 यानी बी होगा, बी, ऑप्शन बी। अच्छा, अब देखते हैं दूसरा वाला एसडी का 19th नंबर। ये भी एसडी का क्वेश्चन है। बोला है इफ एक्स एंड वाई आर रिलेटेड बाई वाई इक्वल 2x प्लस 5, ठीक है, मतलब एक्स वाई में जो रिलेशन है वो एक ऐसा हमें इक्वेशन बना के देता है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स फॉर्मेट का, जहां पर a +5 है, b जो है +2 है, एंड द एसडी एंड अरिथमेटिक मीन ऑफ x आर टू बी 5 and 10। एसडी ऑफ x है 5, am ऑफ x है 10, देन द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y क्या होगा, मतलब CV पूछ रहा है। CV का मतलब होता है, अभी अभी किया था, एसडी बाई मीन इंटू 100। ठीक है, अभी देखो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही सीवी का भी क्वेश्चन किया, एसडी बाई मीन इंटू 100, वही हम लोग को फिर से वैसा ही एक क्वेश्चन दिया हुआ। तो तुम लोग भी करो मेरे साथ साथ, खुद से चेक करो हो रहा है कि नहीं। एक तो दिया है y इक्वल 2x प्लस 5, नेक्स्ट दिया है एसडी एंड एम ऑफ x। एसडी ऑफ x जो है ये हम लोग का 5 है और मीन जो है ये 10। अच्छा, हम लोग को CV ऑफ y निकालने बोला है, क्वेश्चन वही बोला है, CV ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y, मतलब एसडी बाई मीन, एसडी ऑफ y मीन ऑफ y इंटू 100, ये फाइंड आउट करने से पता चलेगा। ठीक है, एसडी ऑफ y कैसे निकालेंगे, तो एसडी ऑफ y ऐसे हो जाएगा मॉड ऑफ b इंटू एसडी ऑफ x। जबकि हमें एसडी ऑफ x पता है तो आराम से एसडी ऑफ y निकाल लेंगे। तो एस डी ऑफ एक्स कितना हो गया 5, और ये देखो y इक्वल टू a प्लस बी एक्स फॉर्मेट में ही है, तो ये मेरा a हो गया, bx में ये मेरा +2 जो है ये b हो जाएगा, मतलब एस डी ऑफ y हो गया 2 इंटू 5 10। ठीक है, एस डी ऑफ y 10 हो गया। अब निकालना है मीन। ठीक है, मीन को कैसे निकालेंगे, मीन का भी देखो इस तरीके का एक कैलकुलेशन मैंने एक तुम लोग के क्वेश्चन में आया था वहां भी करवाया था। अगर हमें कोई इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू समथिंग, ठीक है, तो अगर हम लोग इधर भी इसको मीन और इधर भी इसको मीन पुट करते हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है अपने मीन वैल्यू से, मीन वैल्यू से, एवरेज वैल्यू से हमेशा एक इक्वेशन अपने आप को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ y बार इक्वल 2 इंटू एक्स बार, एक्स बार का मतलब एम ऑफ एक्स, अरिथमेटिक मीन को ही बार से डिनोट करते हैं, तो y बार हो जाएगा 20 प्लस 5 यानी कि 25, यहाँ पुट कर दो 25, 25 400, 4 इंटू 10 40%। ठीक है, अब परसेंटेज में आंसर है तो ठीक है, नहीं तो 40 लिखो कोई बात नहीं। ये देखो 40 ऑप्शन सी। ठीक है, सीवी वगैरह परसेंटेज में ही आता है, तो ये हम लोग का 100 मल्टीप्लाई है तो परसेंटेज में ही आएगा। इन्होंने परसेंटेज लिखा नहीं है, 40 लिखा है सिर्फ, तो हम लोग का आंसर हो गया
40% यानी ऑप्शन सी के साथ मैच हो रहा है, ठीक है। 20 ये भी एसटी का है, ये भी करवा देते हैं, उसके बाद क्वार्टाइल डेविएशन करें। अच्छा, तो देखो इसके बाद क्या दिया है, द मीन एंड एसडी फॉर द बी एंड 2, ठीक है। ये तीन जो वेरिएबल्स है, ये तीनों वेरिएबल्स का जो मीन है वो है 3, और ये तीनों वेरिएबल्स का जो एसडी है, ये तीनों वेरिएबल्स का जो एसडी है वो है 2√3, ऐसा बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर डेटा ऐसा दिया हुआ है तो पढ़ के समझना पड़ेगा। ए बी और 2 का मीन जो है वो 3 है और एसडी जो है वो इतना है। ए बी कितना होगा ये हम लोग को पूछा है, ए बी कितना होगा ये हम लोग को पूछा है, ठीक है। तो देखो हम लोग को बोल दिया है कि मीन जो है वो 3 है और एसडी जो है वो हम लोग का 2√3 है। फाइंड आउट करने बोला है ए बी कितना होगा, ठीक है। तो मीन कैसे निकालते हैं, मीन का मतलब होता है गिवन डेटा का टोटल, गिवन डेटा है ए बी और 2, और क्योंकि 3 डेटा है तो डिवाइडेड बाय 3 होना चाहिए, और मीन का आंसर भी कितना आया था, इन लोग का 3 आया था, तो a प्लस बी प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो a प्लस बी प्लस 2 9 हो गया, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, 9 माइनस 2 7, ठीक है। लेकिन a प्लस बी मिला, a या b तो मिला नहीं। अब तुम लोग ऑप्शन से देख सकते हो कि a, अच्छा a प्लस हमें बोला है ए बी का वैल्यू निकालो। देखो सिंगल वैल्यू क्यों दिया हुआ है, क्योंकि हमें a इंटू बी निकालने बोला है, a कॉमा बी निकालने नहीं बोला है। अच्छा ठीक है, a इंटू बी निकालने बोला है, तो मुझे इसको ठीक कर लेना चाहिए, ऐसे नहीं पूछा है, बोला है कि बोलो a इंटू बी कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ तो मुझे a प्लस बी मिला, इससे तो मेरा कुछ फायदा हुआ नहीं, तो चलो एस डी का देखते हैं। एस डी का फॉर्मूला है समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एस डी जो है वो आंसर आया है इनका 2/√3, वो लिख दिया, ठीक है। समेशन एक्स का स्क्वायर कितना है नहीं पता, एन तो पता है 3 नंबर है, जितने सारे ऑब्जर्वेशन है। समेशन एक्स बाय एन पता है, वो तो मीन होता है ना, वो 3 है, तो डायरेक्ट 3 लिखेंगे, ठीक है। तो इससे मुझे x का स्क्वायर मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इधर दिखाते हैं, तो ये हो गया 4/3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, इधर से पूरा 3 माइनस 9, ठीक है। अच्छा अब हम लोग इस -9 को इधर लेके आते हैं, 4/3 प्लस 9, तो ये 327, तो 27 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 27 प्लस 4 31/3, और ये हो गया डिवाइडेड बाय 3। अब दोनों साइड से 3 हटा देते हैं, क्या बचा फिर, समेशन एक्स का स्क्वायर 31 हुआ, ठीक है। अब हमें पता है कि समेशन एक्स का स्क्वायर कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि समेशन एक्स का मतलब एक्स का स्क्वायर का मतलब ये जितने भी इनके पास वेरिएबल्स थे ए बी और 2, इसका स्क्वायर मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर इक्वल 31, ठीक है। क्योंकि एक्स का स्क्वेयर का समेशन मतलब ए का स्क्वेयर बी का स्क्वेयर और जो 2 है, जो डेटा 3 डेटा था उसके स्क्वेयर का समेशन, ठीक है। अच्छा अब हम लोग यहाँ से और एक बार कैलकुलेशन करेंगे, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल 31 माइनस 4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 27। अच्छा अब हम लोग इस पे एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये देखो जब अलजेब्रा सीखते हैं तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब यही क्यों यूज किया, क्योंकि मेरे पास a प्लस बी का वैल्यू है, ठीक है, तो इसीलिए 7 का स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल 27। अब आगे इधर करेंगे 49 माइनस 2ab
इक्वल 27, तो -2ab 27 माइनस 49 -22, तो a भी हो जाएगा -22 डिवाइडेड बाय -2 यानी कि 11। तो ए बी का आंसर आ गया 11, मतलब ऑप्शन सी। तो थोड़ा तो टाइम टेकिंग है, और क्योंकि मैंने हर एक स्टेप को इंडिविजुअली दिखा दिया है एक एक बार करके, जैसे ये माइनस किया, अदरवाइज इससे डायरेक्ट ऐसा लिखा जा सकता है, तो स्टेप बहुत सारा ही एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन वो तो देखो डिपेंड करता है तुम लोग कितने अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि स्टेप जंप करने से जो है गलत होता है बहुत से लोगों का, वो प्रैक्टिस नहीं करने के कारण होता है। नहीं तो स्टेप जंप करके आराम से ये क्वेश्चन में हम लोग का काफी सारा लाइन एलिमिनेट हो सकता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा, थोड़ा सा लेंदी हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। अगर एमसीक्यू के हिसाब से देखो तो बड़ा है, लेकिन वैसे भी देखो हम एक एक लाइन को बार बार लिख रहे हैं, तो हम लोग का थोड़ा ज्यादा लाइन यहाँ दिख रहा है, नहीं तो कम ही दिखेगा। तो ये क्वेश्चन लेकिन काफी अलग था बाकी सारे क्वेश्चन से। हम लोग को a इंटू बी निकालने के लिए बोला गया था, और 3 डेटा हमें a b और 2 दिया था, और मीन बता दिया था, एच डी बता दिया। तो हम लोगों ने मीन के फॉर्मूले में अप्लाई करके a प्लस बी तक डेटा निकाला कि a प्लस बी कितना हो रहा है, एच डी का फॉर्मूला अप्लाई करके समेशन एक्स का स्क्वायर निकाला, और समेशन एक्स का स्क्वायर मतलब तीनों डेटा का स्क्वायर का टोटल, जो कि यहाँ लिखा, फिर पुट किया और ये फॉर्मूला अप्लाई किया। और वैसे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का और एक फॉर्मूला भी होता है, कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन ये क्यों नहीं अप्लाई किया, ये भी होता है। अगर किसी को लगता है कि ये भी फॉर्मूला होता है, बिल्कुल सही बात है, ये भी होता है, ये अप्लाई इसीलिए नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन में मेरे प्लस a प्लस बी का डेटा है, ठीक है। क्वेश्चन में मेरे पास a प्लस बी का आंसर आया 7, तो हम इसको a माइनस बी से इंटरप्रेट करके क्या करें, क्योंकि a माइनस बी तो है नहीं मेरे पास, उसको यूज करने में मुझे दिक्कत होगा, तो इसलिए मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इससे अप्लाई किया है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसके बाद सी नंबर जो क्वेश्चन है, सी नंबर में जो क्वेश्चन है, ये क्योंकि थोड़ा 5th नंबर टाइप क्वेश्चन है, ये भी करवा देंगे, ऐसा बात नहीं है, इसको हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग रेलिवेंट जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। तो अब सबसे ज्यादा जो हमारा बाकी है क्वार्टाइल डिवीजन, वो पहले हमें कर लेना चाहिए, फिर क्वार्टाइल डिवीजन का एमसीक्यूज और एक्सरसाइज ए करने के बाद टाइम बचेगा तो फिर सेट सी का क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि 5 मार्क्स का तो नहीं आने वाला किसी का भी, ठीक है। तो क्वार्टाइल डिवीजन स्टार्ट करते हैं। ये बात, क्वार्टाइल डेविएशन, हेडिंग करो क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का पहले कंसेप्ट समझते हैं, ठीक है। इसका और एक नाम भी है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। देखो, क्वार्टर का मतलब होता है किसी भी चीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। अब ये देखो पूरा एक लाइन है, मान लो कि स्ट्रेट लाइन है, उतना स्ट्रेट हुआ नहीं है, अगर मुझे इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो मुझे कितने सारे कट लगाने पड़ेंगे, 1 2, अच्छा इक्वल हुआ नहीं, काफी ज्यादा बड़ा होगा, 1 2 3 4, ये देखो 4 पार्ट्स मिल गया, एक ये यहां से यहां तक, फिर यहां से यहाँ सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ, यहाँ से यहाँ एक पार्ट है, अगेन यहाँ से यहाँ एक पार्ट है, सभी इक्वल होने चाहिए, ठीक है। मेरा ड्रॉ हो सकता है थोड़ा कम ज्यादा हुआ हो, लेकिन मान के चलो कि इक्वल ही किया है मैंने, तो ये 4 पार्ट्स हो गया। तो अगर 4 पार्ट्स चाहिए तो कितने सारे कट लगाने पड़े, 1 2 3, ठीक है। ये हर एक कट को हम लोग बोलते हैं क्वार्टर 1, सेकेंड वाले को बोलते हैं क्वार्टर 2, थर्ड वाले को बोलते हैं क्वार्टर 3, ठीक है। क्या क्वार्टर 4 नहीं हो सकता है, हो सकता है। देखो क्वार्टर 4 का मतलब लास्ट कट यहाँ लगेगा तो वो क्वार्टर 4 होगा, लेकिन एक्चुअली क्वार्टर 4 जब हम लोग करेंगे ना, देखो क्वार्टर 1 का मतलब क्या है पता है, यहाँ से यहाँ तक क्वार्टर 1 होता है, क्वार्टर 2 का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक होता है क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक होता है क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 का मतलब यहाँ से लेके पूरा यहाँ, मतलब क्वार्टर 4 का मतलब तो
इक्वल टू द होल वैल्यू हो जाएगा, है ना। इसीलिए क्वार्टर फोर कभी भी कैलकुलेट नहीं करने बोलता है, या फिर इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? बिकॉज ये कोई क्वार्टर का वैल्यू बताता नहीं है। क्वार्टर फोर का मतलब ये चारों पार्ट्स का वैल्यू, मतलब टोटल का वैल्यू। तो टोटल वैल्यू जो है वही क्वार्टर फोर निकल के आता है, इसलिए इसका कैलकुलेशन दिया नहीं जाता है। मेनली ये 3 क्वार्टर का कैलकुलेशन दिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए क्वार्टर फोर होता नहीं, क्योंकि नाम तो क्वार्टाइल है, 4 नाम होने चाहिए, Q1 Q2 Q3 Q4, लेकिन Q4 इसीलिए नहीं होता है क्योंकि फोर्थ पार्ट का कट जैसे ही लगाओगे तो वो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है। तो ये तीनों क्वार्टर में सबसे शॉर्टेस्ट वैल्यू कौन सा क्वार्टर काउंट करता है, सबसे कम लेंथ कौन सा क्वार्टर मेजर करता है, Q1 Q2 या Q3? अभी मैंने तुम लोग को मेजरमेंट दिखाया भी था। Q1। Q1, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट, क्योंकि ये जस्ट यहां से यहां तक का मेजरमेंट करता है। अच्छा, Q2 मेजर करता है यहां से लेके यहां तक का, ये Q2 मेजर करता है। और सबसे ज्यादा कोई मेजर अगर करता है तो Q3, तो इसको हम लोग बोलते हैं लार्जेस्ट। अब देखो नाम में ना रेंज है, रेंज दिख रहा है तुम लोग को, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, नाम में रेंज है। अब तुम लोग मुझे बताओगे रेंज का फॉर्मूला क्या था जो डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए था, मतलब जिसमें कोई फ्रीक्वेंसी वगैरह नहीं था। तो रेंज का वैल्यू हम लोगों ने क्या सीखा था? रेंज इक्वल टू, रेंज क्या सीखा था स्टार्टिंग डे पे? सबसे आसान तो वही है। लास्ट क्लास में भी रेंज का एक क्वेश्चन आया था, किया था हम लोगों ने। लार्जेस्ट माइनस शॉर्टेस्ट होता है रेंज, ठीक है। ये तो देखो सबसे आसान है, अगर तुम लोग इसको याद नहीं कर रहे हो तो बाकी फॉर्मूला कैसे याद करोगे? रेंज होता है लार्जेस्ट माइनस शॉर्टेस्ट, ठीक है। तो अभी हम लोग इसमें क्या निकालेंगे? सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो रेंज का मतलब अगर लार्जेस्ट माइनस शॉर्टेस्ट है तो इसका मतलब फॉर्मूले में मेरा आना चाहिए Q3 माइनस Q1। देखो अगर रेंज, ये फॉर्मूले को समझने का कोशिश करते इसके नाम के साथ, इसका नाम दिया गया है रेंज। तो रेंज का मतलब था लार्जेस्ट माइनस शॉर्टेस्ट, ठीक है। अब ये रेंज कैसा है? बोल रहा है क्वार्टाइल का रेंज है, इसीलिए Q3 Q1 लिखा। लेकिन ये इन सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज है, सेमी इंटर, ठीक है। सेमी का मतलब क्या होता है? आधा। जैसे सेमी एनुअली मतलब जैसे एक साल 12 महीने का होता है, सेमी एनुअली मतलब 1/2 ईयर्स, या फिर 6/12 करके निकालते हैं तो डिवाइडेड बाई क्या करना पड़ेगा? 2, ठीक है। तो इसको ही बोलते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। ये हो गया क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला। जो इसका नाम दिया गया है वो इस वजह से दिया गया है, ठीक है, कि रेंज का नाम इस पे आता है। ये वैसे क्वार्टाइल डेविएशन के नाम से जाना जाता है, दूसरा नाम भी है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्योंकि रेंज का हम लोग क्या करते हैं? आधा निकालते हैं इसमें, ठीक है, और वो भी क्वार्टाइल का यूज करके। तो रेंज हमें क्वार्टाइल बेसिस पे निकालना है, तो लार्जेस्ट क्वार्टाइल माइनस शॉर्टेस्ट क्वार्टाइल डिवाइडेड बाई हम लोग 2 कर देंगे तो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज हो जाएगा। तो ये हो गया फॉर्मूला, याद रखने का तरीका। देखो हम तो कोशिश करते हैं जितने तरीके से बोल के तुम लोग के दिमाग में जाए, लेकिन देखो एक दिन सुनने से नहीं होता है, उसके बाद खुद का भी प्रैक्टिस जरूरी होता है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में जाके काफी सारा बर्डन हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा? तो कोफिशिएंट कैसे निकालोगे? जैसे रेंज का निकाला था। अब देखो रेंज का जो है वो फॉर्मूला था ये, लार्जेस्ट माइनस शॉर्टेस्ट, लार्जेस्ट प्लस शॉर्टेस्ट इंटू 100, ठीक है। इसमें भी सेम वही कंसेप्ट जाएगा। यहाँ लार्जेस्ट का मतलब Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1 इंटू हो जाएगा यहाँ पर 100, ठीक है। अब तुम लोग सोचोगे फिर इसका 2 कहाँ चला गया? देखो ये क्वार्टाइल डेविएशन हम लोग का ऐसे हो जाएगा, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई फिर Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये तो सेमी इंटर क्वार्टाइल है ना, इंटू 100। अब इस फॉर्मूले को तुम लोग नॉर्मल मैथमेटिकली सॉल्व करके देखो, यहाँ 2 2 कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए ये फॉर्मूला ऐसे होगा, ठीक है। तो देखो क्या है ना, पुराना चीज अगर याद रखोगे तो नए चीज को समझने में काफी आसानी होता है, क्योंकि बहुत सारा चीज एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, ठीक है। तो आसानी से समझ में आएगा, इस वजह से ही हम बोल रहे हैं पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। दोनों फॉर्मूला मैंने बता दिया, रेंज से मिलता जुलता फॉर्मूला है। अब इसका हम लोग जो है फीचर्स जो है वो लिखते हैं। देखो इट इज
बेस्ड मेजर्स ऑफ dispersion for open end classification. बता देंगे क्या होता है, ठीक है, एक बार लिख लो. It is also less affected due to sampling fluctuation. Like other measures of dispersion, quartile deviation is also not affected by change of origin but affected by scale ignoring sign. और सेम वही देखो, QD ऑफ Y mod of B into QD ऑफ X. ठीक है, अब ये तीनों पॉइंट हम समझा देते हैं. ये बोल रहा है कि बेस्ड मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन है फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन. अब ओपन एंड क्लासिफिकेशन क्या होता है? अगर हमें कोई क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, जैसे कि मान लो बिलो 10, फिर दिया हुआ है 10 to 20, 20 to 30, 30 एंड अबव, ऐसे हमें कभी कभी ऑब्जर्वेशन सीरीज दे दिया जाता है. ठीक है, अब ये जो बिलो 10 बोला है 10 से कम, अब 10 से कम कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, माइनस से स्टार्ट करके कुछ भी हो सकता है, -1 से स्टार्ट करके 99.99999 तक जा सकता है. ठीक है, अब ये बिलो मतलब कितने कम तक जाएगा उसका कोई भी हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं. हाँ, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसको ऐसे लिख लेते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 ऐसे लिख लेते हैं. लेकिन 30 एंड अबव का मतलब 40 तक ही जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, इससे काफी ज्यादा जा सकता है. एंड अबव बोला है, कुछ भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है. तो इस तरीके के क्लासिफिकेशन को बोला जाता है ओपन एंड क्लासिफिकेशन. ये देखो, ओपन एंड क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा ओपन एंड क्लासिफिकेशन को सबसे अच्छे से मेजर कर सकता है. क्यों? क्योंकि ओपन एंड क्लासिफिकेशन में इसमें ओपन वाला एंड वाला डेटा हमें पता नहीं है, क्योंकि ये हमारा क्वार्टाइल डेटा बताता है. ठीक है, मिडिल वाला डेटा देखो, हम लोग इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये देखो, ये पूरे स्ट्रेट लाइन का यहाँ का वैल्यू, यहाँ का वैल्यू और यहाँ का वैल्यू, ये साइड का वैल्यू हमें चाहिए नहीं. ठीक है, अगर हमें मिडिल वैल्यूज को फाइंड आउट करना होता है तो फिर हमें साइड के वैल्यूज का उतना जरूरत नहीं पड़ता है. तो इस तरीके जैसे हम लोगों ने मीडियन का कैलकुलेशन किया था ना, यहाँ पर भी किया था मीडियन का कैलकुलेशन, जब मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकाला था, तो वहां पर मीडियन का फॉर्मूला मैंने बताया था कैसे करके कैलकुलेट किया जाता है. ठीक है, तो ओपन एंड क्लासिफिकेशन अगर है तो सबसे बेस्ट रिजल्ट जो है क्वार्टाइल डेविएशन ही हमें दे सकता है, क्योंकि इसके साइड वाले डेटा से कोई लेना देना नहीं होता है. क्योंकि मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला था उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करके हम लोग करते हैं, CF करके, तो वहां पर फॉर्मूला जो था उसको देखोगे या वो क्वेश्चन को एक बार देखोगे तो समझ जाओगे कि हमें एंड वाला डेटा का कोई जरूरत नहीं होता है. फिर बोल रहा है लेस इफेक्टेड ड्यू टू सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन. अगर सैंपल बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करे, जैसे देखो हम लोग 0 से 10 भी ले सकते हैं इसको, या फिर हम लोग 0.001 से 10 भी ले सकते हैं, तब भी तो बिलो 10 ही जाएगा. तो बोल रहा है कि ये कितना भी फ्लक्चुएट क्यों ना हो, ठीक है, स्टार्टिंग में और एंडिंग में इस पे इम्पैक्ट नहीं आता है. क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये हमेशा मिडिल वाले वैल्यूज को लेके जो है ऑपरेट करता है. ठीक है, तो ये लेस इफेक्टेड होता है. ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही इफेक्टेड नहीं होता है, लेकिन बाकी सारे
मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन से सबसे कम, क्योंकि बाकी सारे मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन स्पेशली मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑल डेटा को लेके काम करता है, तो सारे डेटा में जितने भी चेंजेस होंगे सारे इंपैक्ट आ जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ मिडिल का डेटा को लेके काम करेगा, इसीलिए इसमें सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन अगर ज्यादा भी हो तो ये उतना अफेक्टेड नहीं होगा, उसका आंसर बहुत ज्यादा डिफर नहीं करता है। फिर बोला है बाकी सारे मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन के तरह ही क्वार्टाइल डेविएशन भी क्या है, अफेक्टेड नहीं होता है बाय चेंज ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन चेंज से इफेक्टेड नहीं होता है, बट अफेक्टेड होता है स्केल से, ठीक है। ओरिजिन का मतलब होता है प्लस माइनस और स्केल का मतलब होता है इनटू डिवाइड, तो बोल रहा है कि इनटू डिवाइड से अफेक्टेड होता है, लेकिन साइन को इग्नोर करता है, इसी वजह से मॉड भी दिया हुआ है, मॉड बी के वजह से साइन इग्नोर होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा इस तरीके का जब रिलेशन वाला क्वेश्चन हमारे पास आएगा, ठीक है। देखते हैं अब इसमें हमारे पास कैसा क्वेश्चन है, जो हम लोग पहले प्रैक्टिस करते फिर हम लोग जो है सेट बी में जाके एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। देखो सबसे पहले बोला है फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट का हमें मार्क्स दिया हुआ है, फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन एंड आल्सो इट्स कोफिशिएंट, हमें ये निकालने के लिए बोला है। तो देखो अगर यहाँ पर 14.2.1, ठीक है, तो अगर क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट क्वार्टाइल माइनस शॉर्टेस्ट क्वार्टाइल डिवाइडेड बाय 2। अब Q3 का फॉर्मूला क्या है वो हम बता देते हैं। देखो Q3 होता है इस तरीके से n+1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3, 3 इंटू ऐसे भी लिख सकते हो। देखो कैसे याद रखोगे, देखो ये फॉर्मूला याद रखने का भी हम तरीका बताते हैं, क्योंकि क्वार्टाइल है तो पूरे सीरीज को डिवाइडेड बाय 4 करना है, सीरीज को हमें यहाँ पर n+1 लेना है डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि थर्ड क्वार्टाइल है तो इंटू 3 होगा। सेम तरीके से अगर मुझे फर्स्ट क्वार्टाइल पता करना है तो वो कैसे करना है, फर्स्ट क्वार्टाइल का फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा Q1, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टाइल है तो 1 होगा, क्वार्टाइल का मतलब पूरे सीरीज को डिवाइडेड बाय 4 करना, तो n+1 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब देखो आंसर निकालते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोगों को क्वार्टाइल डिवीजन में फर्स्ट स्टेप क्या फॉलो करना है, गिवन डेटा को हमें अरेंज करना है, ठीक है, कैसे, शॉर्टेस्ट टू ग्रेटेस्ट, ठीक है, शॉर्टेस्ट टू ग्रेटेस्ट फॉर्म में, शॉर्टेस्ट टू ग्रेटेस्ट फॉर्म में हमें इसको अरेंज करना है, सबसे कम वैल्यू से लेके सबसे ज्यादा वैल्यू तक जाना है। तो इसमें से सबसे कम वैल्यू मुझे तो दिख रहा है 42 है, उसके बाद 48 है, 42 48 नहीं 35 है, 35 42 48, 35 42 48। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 50 55 56, 50 55 56, 50 60 55 75 अच्छा 60 65 75, 60 65 75 और लास्ट वाला है आई थिंक 82, एक बार चेक करो 82 हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, शॉर्टेस्ट टू ग्रेटेस्ट में अरेंज करना है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर Q3 Q1 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब Q3 कैसे निकलेगा, हम फिर से फॉर्मूला यहाँ पर रीराइट करके दिखा देते हैं। Q3 हो जाएगा, क्वार्टाइल है तो डिवाइडेड बाय 4, थर्ड क्वार्टाइल है तो इंटू 3, यहाँ पर n+1, n का मतलब होता है कितने सारे नंबर है, हाउ मेनी नंबर्स, ठीक है। तो n यहाँ पर काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, टोटल 10 नंबर है, ठीक है, टोटल 10 नंबर है, तो 10+1। अब ये है Q3 जो है इतना नंबर टर्म आएगा आंसर, ठीक है, इतने नंबर टर्म जो है वो मेरा क्वार्टाइल 3 आएगा। अब इसमें भी आगे कैलकुलेशन हम दिखा देते हैं, 11 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3, तो ये हो गया 8.25 टर्म, ठीक है, 8.25 टर्म जो है ये हम लोग का Q3 आएगा, लेकिन इसका कैलकुलेशन का अलग तरीका होता है। कैसे होगा, सबसे पहले 8th नंबर टर्म निकालेंगे, ठीक है, फर्स्ट टर्म सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ, 8th नंबर में क्या है 65 है, ठीक है, तो इस तरीके से करना पड़ेगा, 8th नंबर में लिखो 65 है, फिर इसके बाद हमें क्या करना है प्लस, मतलब एक्चुअली इसको ऐसे लिखना है, यहाँ पर लिख देते हैं 8th टर्म प्लस 0.25, जो फ्रैक्शनल पार्ट आएगा उसको ऐसे ब्रैकेट दे के लिखना है
9th माइनस 8th टर्म, ठीक है। मतलब क्या करना है, यहां अगर 8th टर्म आया तो ब्रैकेट में माइनस हो जाएगा 8 के बाद वाला, क्योंकि देखो इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि 8.25 है, मतलब 8 से थोड़ा ज्यादा, 8.25 8 से थोड़ा ज्यादा नेक्स्ट टर्म 9 होगा, क्योंकि हमारे पास तो कोई 8.25 टर्म है नहीं एग्जैक्टली में। तो फिर 8 के बाद 9th, तो 9th और 8th टर्म का डिफरेंस उसको हम लोग 0.25 जो भी फ्रैक्शनल पार्ट आएगा उससे मल्टीप्लाई करना है, और इधर पूरा पूरा 8th टर्म लिखना है। अब क्वेश्चन में अगर मान लो ये 8 के जगह 7.25 होता तो ये 7th टर्म होता, ये 8 माइनस 7 होता, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 65 हो गया 0.25। अच्छा, अब 9th नंबर कितना है, 65 के बाद वाला होगा यानी 75, तो 75 माइनस 65, ये मल्टीप्लाई बाई 10, 65 प्लस 2.5 67.5, ये आंसर आएगा। अब Q1 निकालना पड़ेगा, फिर डेविएशन निकालेंगे। Q1 भी सेम तरीके से n+1 डिवाइडेड बाई 4, फर्स्ट क्वार्टाइल है, n है 10, पहले काउंट किए हैं तो दोबारा नहीं कर रहे हैं, 4, 11/4, 11/4 हो जाएगा हम लोग का 2.7.75, इतना नंबर टर्म, ठीक है। मतलब इसको हम लोग कैसे इंटरप्रेट करेंगे, सेकेंड टर्म वाला डेटा लेना है प्लस 0.75, जैसे यहाँ आया था 0.25 तो 0.25, अब ब्रैकेट में लगेगा सेकंड से आगे वाला, थर्ड माइनस सेकंड। अच्छा, सेकंड टर्म कितना है 42, और थर्ड था 48, 48 माइनस 42, एक बार देख लो, थर्ड 48 था, 48 माइनस 42, 42 प्लस 0.75 इंटू 6, अब देखते हैं कितना है, 46.5। अब क्वार्टाइल डेविएशन निकाल सकते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, Q1 तो आया 46.5, Q3 आ रहा है 67.5, तो ये हो जाएगा 21/2 होगा, 21/2, 10.5 होगा, फिर देख लेते हैं। हाँ, 10.5 क्वार्टाइल डेविएशन आ गया 10.5। और एक चीज भी पूछा था, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, वो भी निकाल देते हैं। Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1, मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया इंटू 100, तो ये आ जाएगा 21, और ये हो जाएगा 114 इंटू 100, 18.42, 18.42 आएगा, ठीक है। तो ये देखो एक कंप्लीट क्वेश्चन था जब हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल होगा, मतलब कोई फ्रीक्वेंसी वाला डेटा नहीं होगा। हम एक बार लास्ट आंसर चेक कर लेते हैं मेरा सही हुआ है कि नहीं, 18.42, हाँ सही हुआ है, 18.42 होगा। तो जो फॉर्मूला मैंने अभी सिखाया तुम लोग को क्वार्टाइल डेविएशन में कैसे QD निकालते हैं, तो उसमें Q3 Q1 इन्वॉल्व होता है, Q3 Q1 कैसे निकालते हैं वो कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। कैलकुलेट करने में जितना टाइम लग रहा है बस उतना ही, ठीक है, उसके बाद और कुछ नहीं। वैसे आसान है, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, पहले अरेंज करो फिर उसमें पुट करो, टाइम तो लगेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्वेश्चन इस पे हम लोग कर सकते हैं, ये वाला करके देखते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x इज 6 एंड 3x प्लस 6y 20, क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y पूछा है, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन में हमें ऐसे पूछ रहा है QD ऑफ x 6 बोला है और दिया है 3x प्लस 6y इक्वल 20 पूछ रहा है QD ऑफ y कितना होगा। ठीक है, तो देखो अभी अभी जो प्रॉपर्टी लिखा ना, देखो प्रॉपर्टी बेस्ड है, सेम एसडी में भी था, सेम मीन डेविएशन में था, सेम रेंज में था। तो लिखते हैं, देखो अगर मुझे QD ऑफ y चाहिए तो मुझे क्या क्या डेटा चाहिए होगा। मुझे चाहिए मॉड ऑफ b इंटू QD ऑफ x। ठीक है, जिसमें से QD ऑफ x तो मुझे क्वेश्चन बता रहा है, मॉड ऑफ b निकालना है। मॉड ऑफ b कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स जो इक्वेशन है, इसमें y और x जैसे रिलेटेड है, इसको भी हमें वैसे ही करना है। तो इक्वेशन है 3x प्लस 6y 20, 6y 20 माइनस 3x, तो y हो जाएगा 20 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 6, 20 बाई 6, आंसर 3। आंसर 3 है, आंसर 3 सही है, आंसर 3 होगा a प्लस बी एक्स। तो ये देखो यहाँ प्लस कर दिया अरेंज करने के लिए, तो माइनस लिखना पड़ेगा। देखो माइनस लेकिन इधर रहेगा, भले ही मॉड लगाने से माइनस चेंज हो जाता है वो बात अलग है, लेकिन हमें सीखना तो पड़ेगा ना कैसे होता है। यहाँ पर हो गया -3/6, 3/6 इंटू 6, यानी आंसर हम लोग का 3 हो जाएगा। कैंसिल आउट करने के बाद 6 और 6 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का जो है फॉर जो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है वो वाला हुआ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करके देखते हैं जहां पर फ्रीक्वेंसी डेटा भी गिवन है। बोला है फाइंड एन एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डेली वेजेस दे दिया है, नंबर ऑफ वर्कर्स दे दिया है। तो देखो ये ओपन एंड क्लासिफिकेशन, एंड तो दिया हुआ है, ओपन क्लासिफिकेशन है, मतलब अप टू 20। ओपन इसीलिए क्योंकि इसका स्टार्टिंग का कोई ठीक नहीं है, लेकिन हम लोग जब क्वेश्चन करते हैं तो इसको हम लोग कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं अपने हिसाब से क्वेश्चन को बनाने के लिए। लेकिन क्वार्टाइल डेविएशन में ना हमें चाहिए ही नहीं स्टार्टिंग का और एंडिंग का क्या है, हमें मिडिल के डेटा से ही काम होता है। अभी हम देखो दिखाते हैं, क्वेश्चन करके दिखाएंगे तो पता चलेगा कैसे हो रहा है, ये जो मतलब प्रॉपर्टी है कैसे फुलफिल होता है। 14.2.20। ठीक है, हमें दो कॉलम दिया हुआ है। ठीक है, एक है डेली वेजेस का और एक नंबर ऑफ वर्कर। डेली वेजेस है अप टू 20, पहले अप टू 20 दिया हुआ है, फिर उसके बाद 20 टू 40, 40 टू 60, 60 टू 80, 80 टू 100, शायद ऐसे ही दिया हुआ है। 20 40 40 60 60 80 80 100। हाँ, 5 11 14 7 3, 5 11 14 7 और 3। ठीक है, अच्छा अब देखो हम लोग को यहाँ पर फाइंड आउट करने क्या बोला है, बोला है कि निकालो क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा। वो नीचे दिख रहा होगा, नहीं ऊपर ही बता दिया होगा। फाइंड एन, अच्छा यहाँ वैसे नहीं बोला है, बोला है फाइंड एन एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अगर ऐसा डेटा है तो एप्रोप्रिएट कौन सा मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन लगाएंगे। तो हमारे पास मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन क्या क्या है, रेंज है, उसके बाद है मीन डेविएशन, उसके बाद है स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बाद है क्वार्टाइल डेविएशन। क्योंकि ये ओपन एंड क्लासिफिकेशन वाला है तो हमें कौन सा वाला लगाना चाहिए, क्वार्टाइल डेविएशन, क्योंकि वही सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर देगा। वो चीज यहाँ लिखा हुआ है, तुम लोग को एमसीक्यू में लिखने का जरूरत नहीं, ये तो सीखने के लिए। सिंस दिस इज एन ओपन एंड क्लासिफिकेशन द एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन वुड बी क्वार्टाइल डेविएशन as quartile deviation does not taken into account the first 25% and the last 25% of the observation। मतलब फर्स्ट 25% और लास्ट 25%, ये देखो इसका मतलब यही है जो मैंने ड्रॉ दिखाया था। अगर ये पूरा का पूरा लाइन जो है ये व्हाइट कलर वाला, ये अगर 100% है, इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये 25%, ये 25%, ये 25% और ये भी 25%। हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, Q1 Q2 Q3। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है जब हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन निकालते Q3 और Q1 का गैप निकालते हैं। ठीक है, Q3 और Q1 मतलब Q3 मतलब यहां से लेके यहां तक और Q1 मतलब यहां से लेके यहां तक। तो यहां से यहां और यहां से यहां का गैप क्या होगा, ये वाला।
ये जस्ट इतना सा देखो, सोच के देखो, अगर मुझे क्वार्टाइल डेविएशन मुझे क्या बोल रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर ऐसे 3 कट लग गए, इक्वल इक्वल है, मुझे निकालना है Q3 और Q1 के बीच का गैप। तो ये है Q1, Q2 और ये Q3। Q3 का मतलब देखो पूरा यहां से लेके यहां तक का, और Q1 का मतलब यहां से लेके यहां तक। अगर मुझे इन दोनों के बीच का गैप निकालना है तो इसमें से ये डिडक्ट होगा, गैप का मतलब इसमें से ये पोर्शन डिडक्ट हो जाएगा, मतलब यहां से ये पोर्शन हट जाएगा। तो बचा कितना, बस इतना। तो ये स्टार्टिंग वाला 25% भी हट गया, एंड वाला 25% भी हट गया, बीच का ही वैल्यू रहा। तो वही बोल रहा है क्वार्टाइल डेविएशन में हमें स्टार्टिंग डेटा 25% तक और लास्ट का 25% से कोई काम नहीं, मिडिल का जो 50% है वही हम लोग 2 पार्ट्स में निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, फॉर्मूला हम लोग का वही रहेगा क्वार्टाइल डेविएशन का, QD का Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन यहाँ Q3 Q1 कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये मेरा कैसा वेरिएबल है, ये मेरा जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो इसमें Q3 कैसे निकालेंगे, तो जैसे देखो तुम लोग को अगर याद है, मैंने इस क्लास में तुम लोग को जब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकाला था, तब तुम लोग को मीडियन का एक फॉर्मूला बताया था, L1 प्लस n/2, ठीक है, लिखा हुआ होना चाहिए n/2 ऐसे करके। अभी मत लिखो इसको, ठीक है, हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, अभी मत लिखो, हम जस्ट याद दिला रहे हैं कि मैंने तुम लोग को मीडियन का एक फॉर्मूला लिखवाया था, मीडियन इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू आई, या फिर C, जैसा जो लिखना चाहे लिखते हैं इसे। इस तरीके से मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था मीडियन का। अब यही सेम चीज हम तुम लोग को क्वार्टाइल में अप्लाई करके दिखाएंगे। मीडियन के जगह तुम लोग को लिख देना है यहाँ पर क्वार्टाइल, सेम फॉर्मूला है, यहाँ पर लिखना है क्वार्टाइल, ठीक है। तो L1 जैसा है वैसा रहेगा, n/2, क्योंकि यहाँ पर वहां मीडियन था तो डिवाइडेड बाई 2, मीडियन मतलब मिडिल वैल्यू, मिडिल वैल्यू का मतलब 2 पार्ट में डिवाइड करना, क्योंकि ये क्वार्टर है तो डिवाइडेड बाई 4। जैसे यहाँ पर n+1/4 हुआ, ये देखो हम दिखाते हैं, ठीक है। तो वो डिस्क्रीट में n+1 होता है, यहाँ पर जो है सिर्फ n होगा, n/4। ये कैपिटल N का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है। अब क्योंकि थर्ड क्वार्टाइल है तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई होगा, जैसे अभी तुम लोगों को मैंने यहाँ पर भी सिखाया था, थर्ड क्वार्टाइल है तो 3 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और इस फॉर्मूले में ऐसे होगा, तो सिमिलरिटीज देखते जाओ तो याद हो जाएगा। डिवाइडेड बाई F इंटू C या फिर I, जो चाहो लिख सकते हो। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जैसे मीडियन में निकाला था, क्योंकि मीडियन भी मिडिल वैल्यू निकालता है, और ये क्वार्टाइल भी जो है वही 25-25%, यानी हमें यहाँ पर भी वही मिडिल वैल्यू का ही डेटा निकालना होता है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब फ्रीक्वेंसीज को क्यूमुलेट करना है। 5 में 11 ऐड हो जाएगा तो 16 में 14 ऐड हो जाएगा तो 30 में 37 ऐड हो जाएगा, 7 ऐड हो जाएगा तो 37 में 3 ऐड हो जाएगा, तो आंसर हो गया 40, ठीक है। ये होता है कैपिटल N, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं समीशन ऑफ F, ठीक है, F का टोटल। अच्छा, अब इस क्वार्टाइल 1 जो क्वार्टाइल है, क्वार्टाइल 3 जो है, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो L1, अब जैसे मीडियन में L1 था वैसे ही सबसे पहले तो हमें n/4 इंटू 3 निकालना है, इसी बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 इंटू n मतलब 40/4 कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं इसका वैल्यू कितना आता है, 30 आ रहा है, ठीक है। तो 30 को मुझे कहाँ ढूंढना है, ये वाला सबसे पहले निकाल लेना है। इसका आंसर आया मेरा 30, ये देखो इसको सॉल्व करके मेरा आंसर आ गया 30। तो मुझे ये ढूंढना है 30th नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मुझे कहाँ मिलेगा। तो यहाँ इस रेंज के अंदर 5 ऑब्जर्वेशन है, तो 1 से लेके 5 तक, इसमें टोटल 16 कैसे हुआ, 5 में 11, मतलब यहाँ पर कितने सारे ऑब्जर्वेशन है, 1 से लेके 11th नंबर मतलब 16th नंबर, टोटल 16 ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि पहले इधर 5 था, इधर 11 ऐड हो गया, 16 ऑब्जर्वेशन, इधर अप टू 30 ऑब्जर्वेशन है। तो 30th नंबर वाला ऑब्जर्वेशन मुझे यहीं पर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 30th ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अब तुम लोग सोचोगे फिर यहाँ भी तो मिलेगा, यहाँ तो अप टू 37 तक है, तो यहाँ भी 30 इंक्लूड होगा, जो पहले मिल रहा है वही हमें लेना है। अब इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे वहां मीडियन क्लास सिखाया था मैंने, इसको हम लोग बोलते हैं क्वार्टाइल क्लास। ये हो गया हम लोग का क्वार्टाइल क्लास।
ये जो क्लास है 40 to 60 हम लोग का क्वार्टाइल क्लास हो गया। अच्छा, अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? L1 का मतलब देखो, जैसे वहां लिखा हुआ था, अगर तुम लोग के सामने कॉपी है तो देख सकते हो, वहां मैंने लिखवाया था लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास। यहाँ पर सेम चीज होगा, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द क्वार्टाइल क्लास। तो क्वार्टाइल क्लास ये है, इसका लोअर बाउंड्री है 40। लोअर मतलब ये स्टार्टिंग वाला वैल्यू हमेशा लोअर होता है, ये जो है अपर वैल्यू होता है। ये सारी चीज मैंने मीडियन में बताए हुए हैं, ठीक है। अब CF का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द क्वार्टाइल क्लास। प्रीसीडिंग द क्वार्टाइल क्लास मतलब ये 16 क्वार्टाइल क्लास का प्रीसीडिंग क्लास का CF हमें लेना है। F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, मतलब ये 14 होगा। और C का मतलब क्वार्टाइल क्लास के बीच का डिफरेंस, तो 40 माइनस 60 के बीच का डिफरेंस 20 होता है, ठीक है। ये सारे चीज मैंने जो भी मीडियन क्लास के लिए लिखवाया है, L1 का मतलब और CF का मतलब, F का मतलब, C का मतलब, हर एक जगह पे सेम चीज होगा, बस मीडियन क्लास की जगह क्वार्टाइल क्लास लिखने से ही आंसर आ जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन देखते हैं। ये हो गया 30 माइनस 16, ये पूरे कैलकुलेटर पे बन जाए 14, ठीक है, डिवाइडेड बाय 14 इंटू 20, मतलब 20 हो गया, प्लस 40, मतलब इसका आंसर हम लोग का 60 आ रहा है, ठीक है। ये कैलकुलेट करने से 14 आ रहा है, 14 बाय 14 1, 1 इंटू 20 20, 20 प्लस 40 60 हो गया। अब सेम तरीके से तुम लोग को क्वार्टाइल 1 भी निकालना है। तो क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला कैसे होगा? वैसे ही होगा जैसे वहां L1 था, यहाँ भी होगा, यहाँ भी n/4 होगा, बस यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टाइल है तो 1 मल्टीप्लाई होगा, माइनस CF यहाँ भी होगा, डिवाइडेड बाई F यहाँ भी होगा, इंटू I या फिर C जो भी लिखो यहाँ भी होगा। तो सबसे पहले n/4 इंटू 1 हमें फाइंड आउट करना है, तो हम लोग कर लेते हैं। n का मतलब है 40/4 इंटू 1, ठीक है, मतलब ये हो गया 10। 10 मुझे कहाँ मिलेगा? ये देखो, कौन सा मेरा क्वार्टाइल 1 का क्लास होगा। 10 मुझे कहाँ मिलेगा? यहाँ तो टोटल 5 जो है फ्रीक्वेंट डेटा है, यहाँ पर अप टू 16 है, मतलब पहली बार मुझे यहाँ पर मिला 10th नंबर का डेटा। ये हो गया मेरा क्वार्टाइल क्लास फॉर द क्वार्टाइल 1, ठीक है। तो फिर क्वार्टाइल क्लास L1, L1 का मतलब होता है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द क्वार्टाइल क्लास। जो यहाँ पर मतलब है, जो मीडियन में मतलब है, वही सेम इधर भी मतलब है। तो यहाँ पर ये 20 आ जाएगा, ठीक है। माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द क्वार्टाइल क्लास, क्वार्टाइल क्लास उसके प्रीसीडिंग वाला मतलब 5। सेम तरीके से जैसे हम लोगों ने मीडियन में किया था। इनटू C का मतलब इन दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस तो वही 20 है। और F का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, मतलब ये हम लोग का F हो जाए, मतलब 11। अब देखते हैं कितना आता है। तो ये आ रहा है 10 माइनस 5, 5 इंटू 2 100, 100/11 इन प्लस 20, 100/11 प्लस 20, 29.09, ठीक है, मैंने इतना लिखा है। अब QD निकाल लेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन ही तो बोला था। तो Q3 माइनस Q1, Q1 है 29.09 डिवाइडेड बाई 2, और Q3 आया है 60, तो माइनस 60 डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं, कितना हो गया 15.45। नेगेटिव नहीं आएगा आंसर, वो मैंने बाद में 60 लिखा इसीलिए दिख रहा है 15.45। देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन तो नहीं है, ये पूरा क्वेश्चन किया हुआ है, मतलब सॉल्व क्वेश्चन। 15.454 है तो उन्होंने 46 किया हुआ है, ठीक है, तो 15.46 हो जाए। जैसा मीडियन कैलकुलेट किया जाता है सेम तरीके से ही क्वार्टाइल भी कैलकुलेट किया जाता है। बाकी देखो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा फॉर्मूला, इसीलिए हम बोल रहे हैं तुम लोग प्रैक्टिस कम कर रहे हो, क्योंकि देखो रेंज ही मुझे सही तरीके से कोई नहीं बता रहे हो कि लार्जेस्ट माइनस शॉर्टेस्ट, तो फिर ये सब कर रहे हो बोल के मुझे तो थोड़ा डाउट ही है। तो प्रैक्टिस करो, नहीं तो इसके बाद तो और भी फॉर्मूला आते जाएगा चैप्टर वाइज। अच्छा, ये वाला देखते हैं क्या बोला है। द मीन एंड वेरियंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस आर 4.80 एंड 6.16। बोल रहा है कि मीन और वेरियंस 5 ऑब्जर्वेशन का है 4.80 और 6.16। पहले हम इसे लिख लेते हैं, यहाँ पर हो गया मीन 4.80 और वेरियंस 6.16 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5। ये क्वेश्चन हमें बता रहा है। अच्छा आगे बढ़ते हैं।
इफ 3 ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर 2, 3, 6, व्हाट आर द रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन? अच्छा, इसमें से 3 ऑब्जर्वेशंस पता है, 2, 3 और 6, बाकी 2 ऑब्जर्वेशन हमें फाइंड आउट करना है, उस पे क्वेश्चन मार्क है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन जब हमें एमसीक्यू में देगा तो बड़े ही आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 वैल्यूज हमें गिवन रहेगा, उसको पुट करके देखेंगे किसमें हमारा 4.80 6.16 आ रहा है। लेकिन अब ये क्वेश्चन मैंने ले लिया है तो हम दिखाई देते कैसे इसे सॉल्व करें। तो 5 ऑब्जर्वेशंस का मीन कैसे निकलता है? समेशन x बाई n करके, ठीक है, मीन है 4.80, समेशन x मतलब ये 5 ऑब्जर्वेशन का टोटल, तो 2 + 3 + 6, और बाकी 2 ऑब्जर्वेशन को हम a और b मान लेते हैं। ये जो 2 क्वेश्चन मार्क है इसको हम a और b मान लेते हैं। डिवाइडेड बाई n मतलब 5, ठीक है, तो ये हो गया 5 × 4.80, ये 24 हो जाएगा, और ये हो गया 3, 2, 5, 6, 11। a + b हो जाएगा 24 - 11, ये मेरा हो जाएगा 30, ठीक है। अच्छा, वेरियांस का मतलब क्या होता है? एस डी का स्क्वायर, ठीक है, वेरियांस का मतलब होता है एस डी का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग अगर इसको ऐसे लिखते हैं 6.16, एस डी हम लोग को पता है, एस डी क्या होता है? समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन ऑफ एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। अब इसमें स्क्वायर लग जाएगा क्योंकि मैंने ऐसे लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन मुझे वेरिएंस दिया था, तो हम बोल सकते हैं 6.16 इक्वल, ये स्क्वायर हो गया, तो समेशन एक्स का स्क्वायर, एन मुझे पता है 5 है, ठीक है, और समेशन एक्स बाई एन ये भी मुझे पता है, इसका आंसर है 4.80, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं कितना आएगा। 6.16 यहाँ पर हो गया, समेशन एक्स का स्क्वायर माइनस ये 4.80 का स्क्वायर, और ये 5 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 4.80 इंटू इक्वल इंटू 5, तो ये डायरेक्टली 115.2 आ गया। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 6.16 30.8, समेशन एक्स का स्क्वायर माइनस 115.2, तो समेशन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा 1.2 प्लस 30.8, 146 आ रहा है, ठीक है, ये हम लोग का 146 आ गया समेशन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब समेशन एक्स का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? ये जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसका समेशन 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल 146, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो जाएगा? 146 माइनस 4 माइनस 9 माइनस 36, ये टोटल कर लेते हैं। 146 माइनस 4 माइनस 9 माइनस 36, तो ये हो गया 97। अभी ऐसा एक एमसीक्यू में आया भी था ना, जिसमें हम लोगों ने ए बी निकाला था, वैसे ही निकालना पड़ेगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया है 97, मेरे पास ए प्लस बी अवेलेबल है, तो हम फॉर्मूले को ऐसे अप्लाई करेंगे, तो a प्लस बी हो गया 13 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं ए बी कितना होगा, 97 माइनस 13 इंटू 13, 169 माइनस 97, 72 माइनस 72 बाई माइनस 36, ए इंटू बी आंसर आ रहा है 36, ठीक है। अच्छा, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, ऑप्शन जब रहेगा वो देख के आराम से कर सकते हो, बाकी यहाँ ऑप्शन है नहीं तो हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। इससे हम लोग ये बोल सकते हैं a इक्वल टू 36 बाई बी, और इसको इसमें पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। a के जगह लिखते हैं 36 बाई बी प्लस बी, यहाँ पर इस इक्वेशन में इक्वल 13। तुम लोग अपने हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया बी स्क्वायर प्लस 36 इक्वल 13b।
ये 4 और 9 से चला जाएगा, ठीक है। ये देखो 4 और 9 से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 13 आएगा और उधर 36 भी आएगा। इस पे ज्यादा अभी हम कंसंट्रेशन नहीं करवा रहे, क्योंकि वैसे भी देखो तुम लोग का एमसीक्यू है, तो इसमें तुम्हें ए बी का ऑप्शन तुम लोग को जरूर मिल जाएगा, ठीक है। वहां से देख के बस तुम लोग को ये मेहनत करने का जरूरत ही नहीं होगा। ए बी का ऑप्शन देख के तुम लोग देखोगे कौन से ए बी के ऑप्शन से 36 भी आ रहा है और 13 भी आ रहा है, तो ही पता चलेगा आंसर क्या होगा। 36 इक्वल 0। लेकिन तुम लोग का एक चैप्टर है इक्वेशन बोल के, जिन्होंने किया है ठीक है, जो लोग नहीं किए हो, जिनको करवाना है मुझे, उनको ये चीज लेकिन सीखना ही पड़ेगा। सभी का है, ठीक है, चाहे सीए हो सीएमए हो, सभी का ही इक्वेशन चैप्टर होता है, वहां पर ये चीज सीखना पड़ेगा। तो बेकार तो कुछ भी नहीं जा रहा है। हाँ, इस क्वेश्चन के लिए बोल सकते हो कि इसका जरूरत नहीं पड़ेगा हमें। बी का वैल्यू 9 और 4 आ गया। सेम तरीके से हम लोग ए निकाल सकते हैं, ठीक है। ए कैसे हो जाएगा, ए है 36/b, ठीक है। तो ए का वैल्यू हो जाएगा 36/b पे, एक बार हो जाएगा 36/9 यानी कि 4, सेकेंड टाइम होगा 36/4 यानी कि 9। मतलब सीधा बात है, अगर a मेरा 4 है, ठीक है, तो b मेरा 9 होगा, और अगर a मेरा 9 है तो b मेरा 4 होगा। यही कंक्लूजन है क्वेश्चन का, ठीक है। ये मेरा आंसर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। एक मेरा 9 डेटा होगा, दूसरा मेरा 4 होगा। देखते हैं। हाँ, ये देखो 4 और 9, 9 और 4, और ये देखो रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन आर 4 एंड 9, इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बड़ा तो हुआ क्वेश्चन, लेकिन जैसे एमसीक्यू रहेगा तो टाइम इतना नहीं लगेगा, बस इतना तक ही सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद जो है ऑप्शन के साथ चेक करके आराम से देख सकते हो, या फिर उससे भी आसानी से हो जाएगा। जैसे ही तुम लोग के पास 2 3 6 रहेगा और बाकी दो ऑप्शन को लगा के तुम लोग ट्राई करना, 4.80 जिस वाले ऑप्शन से आ जाएगा वही दोनों ए बी का आंसर होगा। इतना भी करने का जरूरत नहीं होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए अगर ऐसा कोई एमसीक्यू बेस्ड आता है तो हम लोग देख लेंगे। अच्छा, अब इसके बाद देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेकिन ये उतना नेसेसरी नहीं है, तो जरूरी नहीं है। एमसीक्यू के लिए इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, हमें जरूरत नहीं। ये लास्ट का जो क्वेश्चन है ये अभी हम इग्नोर करें, तुम लोग चाहो तो अपने प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, ठीक है, पीडीएफ से, लेकिन जरूरत नहीं है फिलहाल। अभी हम जो है सेट बी में जो क्वार्टाइल का क्वेश्चन है उस पे जाते हैं। सेट बी का जो क्वार्टाइल का क्वेश्चन है, ये देखो यहाँ से हम लोगों ने 10 11 12 कर लिया, 13 कर लिया, 14 15 अभी अभी किया, 16 और 17 मेरा क्वार्टाइल का क्वेश्चन है। सेट बी का 16 और 17 बोल रहा है द क्वार्टाइल ऑफ ए वेरिएबल आर 45 52 एंड 65 रेस्पेक्टिवली। इट्स क्वार्टाइल डेविएशन बोल रहा है कि क्वार्टाइल्स जो है किसी वेरिएबल्स का वो है 45 52 65। तो क्वार्टाइल कितना सारा होता है, 3। पहला Q1, दूसरा Q2, तीसरा Q3। हमें बोला है क्वार्टाइल डेविएशन कितना होगा, बोलो क्या आंसर होगा। एक सेकंड में निकलेगा ये वाला आंसर, तो ओरली निकल जाएगा, सच में ही एक सेकंड में निकलेगा। क्वार्टाइल डेविएशन का तो फॉर्मूला भी सिखाया, देख के ही करो। आंसर ए होगा। हाँ, आंसर ए होगा, 10 होगा। देखो ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो 65 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 2, 10, ठीक है। इसमें थोड़ी ना ज्यादा टाइम लगेगा, फिर भी मैंने इतना कुछ लिखा। अगर समझ में आता है क्वेश्चन यहाँ देख के, 65 माइनस 45 तो ओरली भी कर सकते हो, 20 होता है, 20/2 10 होता है। इसलिए मैंने बोला कि एक सेकंड में ही इसका आंसर आ जाएगा। Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। Q3 है 65, Q1 है 45 डिवाइडेड बाई 2, 20/2 यानी कि 10, ऑप्शन ए। अच्छा, 17th नंबर सेट बी का। If x and y are related as 3x plus 4y equal 20 and the quartile deviation is 12, the quartile deviation of y क्या होगा ये पूछ रहा है। x and y are related मतलब इक्वेशन दिया है 3x plus 4y equal to 20, और
क्या इंफॉर्मेशन है? बोल रहा है क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ एक्स, QD ऑफ एक्स यहाँ पर बोला है 20, ठीक है। और क्या बोला है? नहीं 12 बोला है, QD ऑफ वाई पूछा, ठीक है। 12 बोला है, QD ऑफ वाई पूछा है। तो ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो QD ऑफ वाई क्या होता है? मॉड ऑफ बी इंटू QD ऑफ एक्स। QD ऑफ एक्स क्वेश्चन में गिवन है 12, मॉड ऑफ बी निकालना पड़ेगा। मॉड ऑफ बी कैसे निकालेंगे? इसको y इक्वल टू a प्लस बी एक्स इक्वेशन में हमें ट्रांसफर करके b को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो 4y इक्वल कितना हो जाएगा? 20 माइनस 3x, इसको ट्रांसफर किया, y हो जाएगा 20 माइनस 3x बाई, तो y इक्वल टू 20/4 माइनस 3/4 इंटू एक्स। तो y इक्वल टू a प्लस बी एक्स होता है, तो इसको प्लस फॉर्मेट में लिख लो तो फिर आसान है। ये b हो गया माइनस 3/4, मॉड के बाहर जाने पे ये 3/4 हो जाएगा। 9 आंसर आया, ठीक है। देखते हैं 9 है कि नहीं। हाँ है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन लगभग सारे ही सेम होते हैं डिस्पर्सन के केस में, चाहे QD ले लो, चाहे MD ले लो, चाहे SD ले लो, जो भी देखो क्यों। 18 19 हो गया, 20 ये सभी अभी अभी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर तो काफी सारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये हम लोग करेंगे, एक काम करते हैं, तुम लोगों से कुछ MCQs पूछते हैं, देखते हैं जितना सारा होगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ पर सारे क्वेश्चंस 1 मार्क वाले हैं, ठीक है। मतलब जिनका 2 मार्क्स है, जैसे CMA में हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, उनका इस तरीके का क्वेश्चन भी 2 मार्क्स होता है, तो उनका 2 मार्क्स होगा, ठीक है। बाकी CA के लिए 1 मार्क्स होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तुम लोग को बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। पहले बोला है देखो, टू डिस्ट्रीब्यूशंस में हैव आइडेंटिकल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन। बोल रहा है दो डिस्ट्रीब्यूशन का मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का आंसर। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है मीन मीडियन मोड। अगर पहले क्लास को तुम लोग देखोगे, मैंने एक सीरीज लिया था जिसमें मीन मीडियन मोड, सीरीज तो दो अलग अलग था, सीरीज ए सीरीज बी, लेकिन तीनों का मीन मीडियन मोड का आंसर एक आया था। तो इसी वजह से मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन हमें सीखना पड़ा कि देखो मीन मीडियन मोड अगर एक ही आंसर आएगा तो हमें लगेगा सीरीज तो एक है, लेकिन सीरीज एक्चुअली एक जैसा नहीं था, सीरीज में स्कैटरनेस था। उसको मेजर करने के लिए हम लोग डिस्पर्सन पढ़ना स्टार्ट किए। अब बोल रहा है दो डिस्ट्रीब्यूशन का आइडेंटिकल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्सन हो सकता है। मतलब बोल रहा है कि मीन मीडियन मोड का आंसर अगर सेम है तो ऐसे भी हो सकता है कि उस डिस्ट्रीब्यूशंस में एसडी, दो सीरीज का एसडी का आंसर सेम है, एमडी का आंसर सेम है, क्यूडी का आंसर सेम है, या फिर जो है रेंज का आंसर सेम है, ऐसा बोल रहा है। और यहाँ पर बोला है टू डिस्ट्रीब्यूशन मे हैव आइडेंटिकल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट डिफरेंट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। लेकिन अगर एक जैसा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है भी तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन अलग ही होना पड़ेगा, ऐसा बोल रहा है। फिर बोल रहा है टू डिस्ट्रीब्यूशन मे हैव डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट आइडेंटिकल मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। लेकिन यहाँ पर लास्ट वाला बोल रहा है दो डिस्ट्रीब्यूशन का अलग अलग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो सकता है बट एक ही तरीका का डिस्पर्सन हो सकता है। क्या ये तीनों ऑप्शन में से कौन सा सही है, या फिर ऑल द स्टेटमेंट ABC तीनों ही करेक्ट है? मतलब कोई भी दो डिस्ट्रीब्यूशन का मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन सेम हो सकता है, या फिर सेंट्रल टेंडेंसी सेम है डिस्पर्सन अलग है, ऐसा हो सकता है, या फिर डिस्पर्सन सेम है सेंट्रल टेंडेंसी अलग है, ऐसा हो सकता है, या दोनों ही अलग अलग हो सकता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट अगर सही है तो ऑप्शन डी होगा। अगर डी नहीं हो रहा है तो मतलब इंडिविजुअली कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो तुम लोग बताओ क्या लगता है? इतना सारा तो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है, ठीक है। तो जो सेंट्रल टेंडेंसी है, मैंने जो फर्स्ट डे तुम लोग को आंसर करवाया था, ठीक है, फर्स्ट डे जब मैंने तुम लोग को ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने तुम लोग को यहाँ पर एक सीरीज लिखवाया था जहां पर मैंने मीन मीडियन मोड का आंसर सेम दिखाया था। अगर तुम लोग अपने कॉपी में देख पा रहे हो तो देख सकते हो, सेम दिखाया था। तो कोई भी तो डिस्ट्रीब्यूशन का मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का आंसर
आइडेंटिकल हो सकता है, एज वेल डिस्पर्सन का भी हो सकता है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी दो डिस्ट्रीब्यूशन का रेंज का आंसर सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एएसडी का आंसर सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अलग ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम ही होगा, ठीक है। मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे देखो कोई भी दो डिस्ट्रीब्यूशन लेके हम लोग इस पे चेक करके देख सकते हैं। जैसे मेरा वो आंसर तो अभी इधर दिख नहीं रहा है जो मैंने लिखवाया था, उसको अगर देखोगे तो पता चलेगा। इसीलिए हर एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। हम कोशिश करें एक बार अगर मिल जाए तो दिखा देते ताकि तुम लोग को एक बार क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि कोई भी आंसर मुझे नहीं मिला। पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग को, लेकिन थियोरेटिकली ये सब बहुत पढ़ना है। यहाँ पर स्टैट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से हो जाए। दिखाते हैं। ये देखो मैंने दो सीरीज लिया था, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर मीन का आंसर। इसलिए हम जो भी लिखवाते हैं लिखना जरूरी है। बाकी देखो तुम लोग लिखते हो नहीं लिखते हो वो हम क्या बताएं, मुझे तो नहीं पता चलता है ना ऑलवेज। ये देखो 35 है, यहाँ पर मीडियन 36 आया, मोड 0 आया। ये सीरीज अलग था, लेकिन इसमें देखो मीन भी वही आया, मीडियन भी वही आया, मोड भी वैसा है। तो दो सीरीज आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। दो सीरीज आइडेंटिकल नहीं है, फिर भी उनका आंसर आइडेंटिकल आया इन टर्म्स ऑफ मीन मीडियन मोड, ठीक है। मतलब अगर तुम लोग यहाँ पर देखोगे तो जो भी हम बताते हैं ना हमारे एमसीक्यू को जरूर रिलेट करता है, एक भी इरेलीवेंट नहीं होता है। टू डिस्ट्रीब्यूशन मे हैव आइडेंटिकल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, आइडेंटिकल हो ही सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी आइडेंटिकल हो सकता है, डिस्पर्सन भी आइडेंटिकल हो सकता है। ऐसा जरूर नहीं है कि आइडेंटिकल होगा ही नहीं। जैसे मान लो कोई सीरीज का जो शॉर्टेस्ट और लार्जेस्ट जो भी आंसर आ रहा है, जैसे इसी सीरीज पे एक बार चेक करते हैं, इस पे लार्जेस्ट है 39, शॉर्टेस्ट है 30, आंसर 9 आ गया। और इस सीरीज में देखो शॉर्टेस्ट है 4 और लार्जेस्ट है 63, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 63 माइनस, मतलब ये हम लोग का आ गया 59। ये अलग अलग आया, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि अलग ही आए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि एक जैसा आए। जैसे कि मान लो अगर इस सीरीज का, अब इस सीरीज में करेंगे तो ये बिगड़ जाएगा, ठीक है। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि दो सीरीज का रेंज का आंसर एक जैसा भी आ सकता है, अलग भी आ सकता है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। दो सीरीज का मीन मीडियन मोड अलग भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। दो सीरीज का जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन है वो सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। यानी ये तीनों बातें सही है कि दो डिस्ट्रीब्यूशन का मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का आंसर दोनों का एक जैसा, डिस्पर्सन का भी एक हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि सेंट्रल टेंडेंसी का आंसर एक जैसा हुआ लेकिन डिस्पर्सन अलग आया। जैसे ये वाला सेंट्रल टेंडेंसी का आंसर एक जैसा हुआ लेकिन डिस्पर्सन इसमें अलग आया। जैसे मैंने रेंज पे चेक किया, बाकी पे तो किया नहीं, करने से पता चलेगा। और ये देखो टू डिस्ट्रीब्यूशन में हैव डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल, हो ही सकता है कि दो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का अलग अलग जो है डेटा का मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अलग है, लेकिन उसका डिस्पर्सन का आंसर सेम आया। तो कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो ये आंसर हम लोग का ऑप्शन डी होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट, डिस्पर्सन का मेजर, डिस्पर्सन क्या मेजर करता है तुम लोग को बताना है। बोला है द स्कैटरनेस ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, द कंसेंट्रेशन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन बोथ ए एंड बी, नाइदर ए एंड बी। क्या लगता है? ये भी मैंने मैम बताया है। डिस्पर्सन हमारा क्या होगा, क्योंकि डिस्पर्सन हमारा स्कैटरनेस मेजर करता है। मैंने ये देखो लिख भी दिया है, स्कैटरनेस का मतलब ही डिस्पर्सन, यानी डिस्पर्सन लैंग्वेज स्कैटरनेस को डिनोट करता है। और उसी को जब मेजर करते हैं उसको मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन बोलते हैं, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। When it comes to comparing two or more distribution, we consider, अगर हमें कंपेयर करना है दो या उससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशंस को, तो हम लोग कौन सा मेजर फॉलो करते हैं? एब्सोल्यूट, रिलेटिव, बोथ ए एंड बी, आइदर ए और बी। बोलो, ये भी अभी हम दिखा देंगे, मेरा ये प्रूफ के साथ करवाया हुआ है। बोलो क्या आंसर होगा बी। कंपेयर करने के लिए? बी, रिलेटिव,
मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है। ये भी हम दिखा देते हैं, सारा चीज करवाया हुआ है, कुछ भी ऐसा अंडर नहीं है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि हम लोगों ने डिस्पर्सन, ये नहीं, यहाँ पर देखो हम लोगों ने सीखा कि एब्सोल्यूट मेजर में क्या क्या करना है, रिलेटिव मेजर में, फिर मैंने रिलेटिव मेजर में परसेंटेज लगाया, फिर मैंने तुम लोग को रेंज सिखाना स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने तुम लोग को यहाँ पर बताया कि अगर मेरे पास एक वेट रिलेटेड डेटा है, अगर हाइट रिलेटेड डेटा है, और मुझे उन दोनों में अगर जो है स्कैटरनेस फाइंड आउट करना है, तो ऐसे देखने से तो लगता है कि आर वाई जो है वो ग्रेटर देन आर एक्स है, क्योंकि यहाँ 27 और यहाँ 30 आंसर आया था, बिकॉज 30 बिगर वैल्यू था, लेकिन ये हाइट का था और ये वेट का था। तो अगर दो यूनिट अलग अलग है तो फिर हमें मेजर करने के लिए उसमें यूनिट फ्री करना पड़ेगा। यूनिट फ्री मेजरमेंट हम लोग का क्या होता है, रिलेटिव। रिलेटिव मेजर रेंज का क्या था, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। उसमें फिर फॉर्मूला लगाया, यूनिट हमारा हट गया, यूनिट हटने के बाद हमारे पास आंसर आया 96.7, ठीक है। तो फिर उस बेसिस पे हम लोगों ने आंसर बताया था। तो जब भी हमें कंपेयर करना होता है तो हमें रिलेटिव मेजर लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके का थियोरेटिकल काफी क्वेश्चन रहेगा, तुम लोग इग्नोर मत करो चीजों को। विच वन इज इजिएस्ट टू कंप्यूट, कौन सा सबसे इजी माना गया है कैलकुलेट करने के लिए। जब हम प्रॉपर्टीज लिखाते हैं वहां पर लिखवा देते हैं कौन डिफिकल्ट है कौन इजीएस्ट है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछ लेता है। Which one is easiest to compute? Relative measures of dispersion, absolute measures of dispersion, both A and B, या फिर D range? डी। टी रेंज, क्योंकि रेंज सबसे इजी टू कंप्यूट माना जाता है। ये तो बोला है रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में तो सारे ही आ जाएंगे, अगर सारे ही आ गए तो हम लोग फिर कैसे बताएंगे कि मेरा इजीएस्ट कौन सा है, क्योंकि रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन का मतलब ये वाला, ये सब। हमें तो वही पूछा है ना कि इन सब में से आसान क्या है या फिर इन सब में से आसान क्या है। तो ऑब्वियसली रेंज जो है सबसे इजीएस्ट होता है। क्या ये चीज भी मैंने लिखवाया है, जैसे कि मैंने अभी बोला, बिल्कुल लिखवाया, दिखाते हैं यहाँ पर। रेंज का मेरिट्स में चलते हैं, देखो मैंने लिखवाया था, रेंज का मेरिट्स में चलते हैं। अच्छा, दूसरा वाला पीडीएफ में आ गया है, दूसरे वाले पीडीएफ को ये देखो, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन कैन नेवर भी, ये तो नहीं है, लेकिन जहां पर मैंने रेंज का मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखवाया था ना, कि रेंज जो है वो हम लोग का सारे डेटा पे कैलकुलेट नहीं होता है, फिर उसके बाद मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन आया, वहां पर लिखवाया हुआ है कि इसका मेरिट्स और डिमेरिट्स में लिखवाया हुआ है कि सबसे आसान कैलकुलेट करने के लिए रेंज माना जाता है। फिफ्थ नंबर, विच वन इज एन एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, इसमें से एब्सोल्यूट कौन सा है, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑल दिस मेजर्स, कौन सा एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, या फिर तीनों ही है? बोलो, चैप्टर ही तो खत्म हो गया। एब्सोल्यूट का मतलब रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, और अगर रिलेटिव है तो उसका नाम बदल जाता है, कोफिशिएंट लग जाता है भाई, उसके आगे कोफिशिएंट लग जाता है, तब होता है वो रिलेटिव मेजर। इतना आसान आसान चीज है, कितना टाइम लेके हम लोग कर रहे हैं ताकि तुम लोग को याद रहे, लेकिन तुम लोग तो इसका कुछ बेनिफिट ले ही नहीं रहे हो। फिफ्थ का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑल ऑफ दिस, ठीक है। फिफ्थ का आंसर ऑल ऑफ दिस, ये सभी एब्सोल्यूट है। विच मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन इज मोस्ट यूजफुल, सबसे यूजफुल कौन सा है, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, रेंज। जो सबसे बेस्ट होता है वही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, तो सबसे ज्यादा यूजफुल कौन सा है, बेस्ट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन कौन सा बताया था मैंने, वही होगा। बोलो, सबसे बेस्ट ए। ए, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि सभी का डीमेरिट्स को चेंज करते करते हम लोग एसडी तक आ पहुंचे थे, ठीक है। तो सबसे बेस्ट जो है एसडी को माना जाता है। सिक्स नंबर, ये मैंने बोला भी था, इसको कैलकुलेट करने के लिए बेस्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट इज अरिथमेटिक मीन को लिया जाता है। फिर बोला है which measures of dispersion is not affected by the presence of extreme observations, आज ही किया, साइट के एक्सट्रीम मतलब साइट के ऑब्जर्वेशन से कौन सा डिस्पर्सन जो है इफेक्ट नहीं होता है, आज ही किया, आज किया, इस नाम से कम बता सकते हैं, आज ही बताया। डी। क्वार्टाइल डेविएशन, क्योंकि ओपन एंड एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस मतलब ओपन एंड जो रहता है, साइड ओपन वाला और एंड वाला, ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए सबसे बेस्ट क्वार्टाइल डेविएशन को माना जाता है।
फिर बोला है विच मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन इज बेस्ड ऑन द एब्सोल्यूट डेविएशन ओनली। बोलो कौन से वाले मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन तुम लोग कैलकुलेट किए, जहां पर मैंने तुम लोग को बताया भी था डेफिनेशन कि हम लोग इसका एब्सोल्यूट डेविएशन कर रहे हैं, स्टैंडर्ड, मीन, क्वार्टाइल, रेंज, कौन से वाले केस? एब्सोल्यूट डेविएशन यानी कि मॉड का यूज करना, जो कि हम लोग किसमें किए थे? चलो मॉड बता दिया, अब तो बताओ किसमें किए थे? मॉड का यूज कौन से वाले में किए थे? कौन से डिस्पर्सन में मॉड्यूलस का यूज किया गया था? कॉपी है, कम से कम कॉपी देख के बताओ। अरे मीन डेविएशन में, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ये देखो मेरिट्स ऑफ रेंज वेरी इजी टू कंप्यूट, लेकिन डीमेरिट्स नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। इसीलिए इसके बाद रेंज को छोड़ के हम लोगों ने मीन डेविएशन, ये देखो एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एन एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मैंने जो है पीडीएफ देख के पढ़ा है, फिर सोचा लिखेंगे नहीं, फिर भी लिखा ताकि तुम लोग पढ़ो, लेकिन पढ़ नहीं रहे हो, क्या बोले। 8th नंबर का आंसर फिर मीन डेविएशन होगा, क्योंकि एब्सोल्यूट डेविएशन उसी में यूज होता है, ठीक है। और विच मेजर्स इज बेस्ड ओनली ऑन द सेंट्रल 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन। 50% ऑब्जर्वेशन पे कौन काम करता है? एसडी, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, ऑल ऑफ दिस। बोलो, अभी सीखा है, आज ही सीखा है। 50% अभी बताया था, मिडिल का ही दो बचता, इधर का 25%, इधर का 25%, खत्म। तो बीच का दो 25% मिला के 50%। तो कौन सा वाला है? क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन। विच मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड कौन होता है? मीन, स्टैंडर्ड, क्वार्टाइल, या फिर ए एंड बी बट नॉट सी। कौन सा आंसर होगा? यही लास्ट करेंगे 10 तक। ऑब्वियसली मीन सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है। सबसे पहले रेंज सीखा था, रेंज दो ही ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट। उस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए हम लोगों ने मीन डेविएशन सीखा था। देखो नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, रेंज जो था। मीन डेविएशन का जो सबसे अच्छा था कि वो सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है, ठीक है, सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, दिखाते हैं, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। सेम तरीके से एसडीबी, क्योंकि तुम लोगों ने तो कैलकुलेशन किया है, तो वो वहां पर देख सकते हो कि सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, सारे ऑब्जर्वेशन को कंसीडर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एसडीबी सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है। अभी क्वार्टाइल डिवीजन आज सीखा, क्या वो सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है या फिर मिडिल का 50% लेता है? तो अभी अभी तो इसके ऊपर वाले का आंसर अगर क्वार्टाइल डिवीजन आया तो ये फिर सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं होता है। तो इसका मतलब आंसर फिर डी होगा, ए एंड बी बट नॉट सी। ये आंसर ए एंड बी बट नॉट सी। अब देखो क्वेश्चन का पैटर्न ना हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभी थियोरिटिकल ज्यादा होता है, कभी कभी किसी किसी टाइम पे, मतलब देखो क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज कर दिया जाता है। कभी होता है कि थियोरिटिकल पोर्शन ज्यादा था, कैलकुलेटिव पोर्शन कम था, कभी कैलकुलेटिव ज्यादा होता है, थियोरिटिकल कम होता है। अब वो तो देखो हम भी नहीं बता सकते कि तुम लोग के लिए कौन सा होगा, ठीक है। तो हर एक चीज के लिए रेडी करवाना मेरा काम है, रेडी होना तुम लोग का ड्यूटी है, ठीक है। लेकिन तुम लोग कर नहीं रहे हो, क्योंकि देखो आज मैंने इतना सारा चीज जो पूरा ना हर एक पीडीएफ ओपन कर करके दिखाया, तो तुम लोग प्लीज अपना एक बार कंसंट्रेशन बढ़ाओ अपने ऊपर, क्योंकि नहीं होगा, ऐसे करने से बहुत मुश्किल है, ठीक है। जो भी हो, हम लोगों ने अभी देखो 10th तक किया है, ठीक है। हम यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं, नहीं तो हम भूल जाएंगे, इतना सारा चीज होता है। 11 से लेके बाकी हमें प्रैक्टिस करनी, 11 से लेके 21, और बाकी जो सेट सी का क्वेश्चन है वो भी हम कोशिश करेंगे करवाने का, ठीक है। सेट सी और 11 से 21 सेट ए का, ठीक है। सेट भी फुल्ली कंप्लीटेड है, चैप्टर हम लोग का फुल्ली कंप्लीटेड है। यहाँ पर 11 से 21 करना है, और इधर सेट सी का क्वेश्चन में से भी एक या दो क्वेश्चन शायद हुआ था, हम देख लेंगे, ठीक है।
कौन सा हुआ था, उसके बाद बाकी जो है हम करवा देंगे, और हम कैलकुलेटर पे ज्यादा करवाएंगे, मतलब ये सारे क्वेश्चन को भी हम आसानी से कैलकुलेट करके दिखाएंगे, उतना डिटेल्स में नहीं करेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग का जल्दी सॉल्व हो। हम दिखाएंगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है तो कितने जल्दी कैलकुलेटर पे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में।